आवाज आ रही है? नीलम आंटी आप चेक का, डॉक्टर कविता ने ज्वाइन कर लिया क्या? डॉक्टर कविता बस प्लीज। अभी ज्वाइन कर रही हैं, अभी वो हॉस्पिटल से निकली Okay, हैं तो in the मैसेज आया था, meanwhile, तो आई थिंक I will request you to take over the session and तो वो आंटी ने जैसे कहा ना कि थोड़ा भूल चुक माफ, शायद वो हाँ जी। कविता, डॉक्टर कविता भी बस अभी निकली हैं, तो आई थिंक शायद वो इसलिए गुरुजी ने लेट कर दिया, इनको पता था कि वहाँ कोई पेशेंट है और वो हॉस्पिटल में नीडेड है। नीलम तो आंटी, I just wish to tell you I'm in a hospital and I may not be continuing with this session. I will see the recording later. You can take over ओके the ओके session, है ना? ओके अंकल, थैंक यू सो मच। जय First of all, गुरु, जय गुरु। Shukrana Guruji and Shukrana Guruji Maharaj, the multilingual Facebook group and page, and Shukrana to Suresh Vasan uncle and his team. तो ये देखिए बहुत ही एक ऐसा सेशन है जो इट्स अ नीड ऑफ द आवर। टुडे इज द वर्ल्ड हार्ट डे, सो हैप्पी वर्ल्ड हार्ट डे टू एवरीवन। और देखिए हमें यही नहीं सोचना कि आज हार्ट डे है तो हमें आज ही दिल का ध्यान रखना है, या स्माइल डे है तो हमें आज ही स्माइल का ध्यान रखना है, या कोई कुछ भी कोई डे होता है तो सिर्फ वो डे इसलिए होता है कि ताकि हम लोग उस चीज को रिमाइंड कर सकें कि व्हाट वी नीड इन आवर लाइफ। सो ये बहुत जरूरी है कि देखिए हम आप अपना जो एक वेदों में भी बात बोली गई है, पहला सुख निरोगी काया। तो देखिए अगर आपका जो काया है यानी जो हमारा शरीर है अगर निरोगी है तो आई थिंक इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती। तो हमें देखिए अपना जो है शरीर को ठीक रखना है। और देखिए आजकल का जो माहौल हो चुका है, जो इतना स्ट्रेसफुल हो गया है, इतनी सब चीजें हो रही हैं। पहले मतलब आजकल नॉर्मली वैसे ही बहुत स्ट्रेस था, लेकिन आजकल जो ये पेंडेमिक टाइम चला इसके अंदर लोग और भी स्ट्रेसफुल हो गए। रीजन भी कि लोगों के पास काम नहीं है, खाने पीने की चीजें बहुत खराब हो गई, बाहर नहीं निकल सकते, आप वॉक नहीं कर सकते, एक्सरसाइज नहीं कर सकते। बहुत लोगों के घर तो खैर बड़े हैं, लेकिन काफी जो हमारी इंडियन पॉपुलेशन है उनके घर इतने बड़े नहीं है कि वो घर में ही वॉक कर लें या एक्सरसाइज कर लें। तो आजकल की जो लाइफस्टाइल है वो भी बहुत खराब होती जा रही है। और जैसे अभी थोड़ा सा काम खुला है तो हर कोई इंसान अपना काम देखने में लगा है, अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहा। तो देखिए हेल्थ पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी हेल्थ ठीक रखते हैं तो देखिए सब कुछ ठीक है। गुरुजी भी ये बात कहा करते थे कि जो हेल्थ है पहले है, तो आर ग्रेटेस्ट वेल्थ इज आर हेल्थ। तो ये हमें इस टाइम सिखाया भी है। और देखिए जो इस टाइम आजकल के टाइम के अंदर हम लोगों ने एक बात नोटिस की और शायद सबने की होगी, कोरोना के बाद हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट के सबसे ज्यादा केसेस सामने आए। उसका क्या रीजन था, क्यों हुआ ऐसे? बहुत सारे क्वेश्चन सबके दिमाग में भी चले, कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज भी गई जहां हम सोच नहीं सकते थे, जिनका जो बिल्कुल फिट थे, सब कुछ था, उसके बावजूद भी सीधे क्यों हुई। और ऐसा बहुत सारे लोगों का मैंने सुना कि अचानक से पेशेंट घर में सिर्फ बैठे हुए हैं, रात को चाय पी है या खाना खाया है और सुबह इज नो मोर, दैट पर्सन इज नो मोर। तो ऐसा क्यों होता है, क्या रीजन होता है, हार्ट अटैक क्यों आता है, कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, और हम इसको कैसे संभाल सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो ये बहुत जरूरी है। और इससे पहले देखिए मैं आपको एक चीज और बताऊं कि जब हम लोग अपना जो लाइफस्टाइल है, हमें एक्चुअली सबसे पहले तो वो ठीक रखना है। और जैसे आई एम ए डेंटल सर्जन, तो सबसे पहले मैं एक चीज आपको जरूर बोलना चाहूंगी कि जो हमारा देखिए हर चीज हमारे जो मुंह से अंदर जा रही है, सो उसमें हम जो है हर चीज, उसका मतलब है कि जब हमारे मुंह से हम खाना खाते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो हमारा हेड टू टो जो है देखिए उसी से हमारा न्यूट्रिशन हो रहा है, जो हम खाना खा रहे हैं। वो जो न्यूट्रिशन अगर ठीक नहीं होगा और आपका प्लस डेंटल हाइजीन अगर आपकी ठीक नहीं होगी तो आप बहुत सारी बीमारी को पकड़ सकते हैं। और यही रीजन होता है, देखिए बीमारी ऐसे नहीं आती है, वो आप लेते हो, आप खुद बनाते हो अपनी लाइफस्टाइल से, अपने अपनी गलतियों से। अब देखिए मैं आपको बताऊंगी कि जो हमारे मुंह में बैक्टीरियाज होते हैं, वो बैक्टीरिया ऐसे होते हैं कि जो हमारी हार्ट की जो आर्टरीज होती हैं, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, इनको वो इन्वेड करते हैं, वो चीजें हार्ट में पहुंचती हैं, वहां पे प्लाक होता है, वो हार्डन होता है और आगे जाके वो एरिथ्रोस्क्लेरोसिस बनता है। सो देखिए कितनी ज्यादा तकलीफ हो सकती है कि आपको अगर आपकी डेंटल हाइजीन भी आपकी मेंटेन नहीं है। सो तभी हम लोग कहते हैं कि 2 बार जरूर आप ब्रश करिए, और जब भी कुछ खाना खा रहे हैं तो प्लीज जरूर अपना, कहते हैं ना, कुछ भी वट एवर यू ईट, इनफेक्ट जो भी कुछ खा भी रहे हैं और पी भी रहे हैं, उसके बाद कोशिश करिए कि आप एक बार कुल्ला जरूर कर लें, जस्ट रिंस योर माउथ। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप रिंजिंग नहीं करते हैं और वो खाना वहीं रह जाता है तो वहाँ बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, और वो बैक्टीरिया हमारे देखिए हेड टू टो से लेके कुछ भी बीमारी कर सकते हैं। और देखिए अगर वो बीमारी, जैसे मैंने बताया कि ब्लड स्ट्रीम के अंदर बैक्टीरिया इन्वेड हो जाते हैं और वो हार्ट तक पहुंचते हैं। और देखिए सिंपल सी बात होती है कि जिनको अगर दांतों की बीमारी है
उनको ज्यादा चांसेस होते हैं हार्ट अटैक आने के। सो आपने कभी सुना होगा, अगर आपके कोई हार्ट डॉक्टर, आपके हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, कोई भी है, कि अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो वो उस टाइम जरूर रेफर करते हैं कि अपने डेंटिस्ट को दिखाइए कि कहीं इनको पायरिया तो नहीं है, जिसको हम बोलते हैं क्रॉनिक पेरिडोंटाइटिस, वो तो नहीं है इनको। सो पायरिया होता है, देखिए उसमें पस सेल होते हैं, मवाद आती है। सो वो हमें ठीक करना बड़ा जरूरी होता है। तो रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है, ऐसे डायबिटीज के अंदर भी बहुत ज्यादा रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। तो आपका जो ओरल हाइजीन है वो मेंटेन करना बहुत जरूरी है। सो देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, ठीक है, वो क्या होता है? ये बेसिकली कंडीशन है जब रिड्यूस ब्लड फ्लो हो जाता है और अचानक से किसी को लगता है कि हार्ट अटैक आ गया। वो अब हार्ट अटैक क्यों आ रहा है? क्योंकि वो जो ब्लड फ्लो था वो रिड्यूस्ड हो गया एकदम से। तो डेफिनेटली देखिए ब्लड का सर्कुलेशन बहुत जरूरी होता है। सो ये ऐसा क्यों हुआ, हार्ट अटैक क्यों आता है, और इसके अंदर कोई ऐसी फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है हमारी। देखिए फैमिली हिस्ट्री जब होती है ना, बट मैं एक फैमिली हिस्ट्री के बारे में आज एक बात बोलना चाहूंगी कि फैमिली हिस्ट्री का मतलब ये नहीं, अब लोग कई बार कहते हैं नहीं तो जेनेटिक था, ये तो हमारे पूर्वजों को था तो इसलिए भी हमें तो जरूर होगा। नहीं, ऐसा कहना गलत है। अगर देखिए कुछ हद तक मैं मानती हूँ सेल्स वगैरह जो प्रोन प्रोन हो जाते हैं, एक्चुअली दे आर प्रोन टू दैट डिजीज बेसिकली। बट अगर हम उस डिजीज को अपने आप को ठीक रखें तो हम उस डिजीज को रोक सकते हैं। तो ये कहना गलत होगा कि ये हेरिडिटरी चलती आ रही है, क्योंकि आपका लाइफस्टाइल वैसे हो जाता है जैसे कि आपकी फैमिली करती आई है अभी तक। अगर उस लाइफस्टाइल को आप ठीक करते हैं, जो आपकी पहले जो फैमिली थी, पूर्वज थे आपके, वो जो जो भी चीजें कर रहे थे लाइफस्टाइल के, अगर उसको आप ठीक करते हैं तो डेफिनेटली मेरा ये पूरा विश्वास है कि आप इस चीज को हम लोग तोड़ सकते हैं, इस मिथ को कि भाई हेरिडिटरी है ये। प्लस आप योगा करिए, देखिए योगा बहुत ही अच्छी चीज है। और योगा से जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है उससे आपके लंग मजबूत होते हैं, हर चीज एवरीथिंग। सो योगा जो है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए अब जब सुबह बिस्तर पे जब सो के उठते हैं, लोग कहते हैं हमें टाइम नहीं मिल रहा, लेकिन देखिए जैसे आप बिस्तर से उठे हैं तो कोशिश करिए कि जो आपका सोने का टाइम है उससे 10 मिनट पहले आप उठ जाइए और अपना योगा बिस्तर में बैठे बैठे करिए। छोटी छोटी सूक्ष्म प्राणायाम भी अगर आप करेंगे तो देखिए आपको लाइफ में कितना फर्क लगेगा। और आज हमारे साथ ये सब बताने के लिए कि हार्ट अटैक क्या होता है, कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, तो हम लोग आपके ओपन क्वेश्चन आंसर भी लेंगे बाद में। जो डॉक्टर कविता हमें हमारे साथ अभी जुड़ेंगी, शी इज अ कार्डियोलॉजिस्ट एट सर गंगाराम हॉस्पिटल, तो शी इज अ सीनियर कंसल्टेंट ओवर देयर। और देखिए जब हार्ट अटैक आता है ना और किसी को कार्डियक अरेस्ट होता है, तो आई डोंट नो कितने लोगों को ये बात पता है, हमारे पास खाली सिर्फ 6 मिनट का टाइम होता है जब हम किसी भी पेशेंट को रिवाइव कर सकते हैं। तो जैसे ही किसी को घर में हार्ट अटैक आया या कार्डियक अरेस्ट हुआ है और घर में किसी को पता चल गया है कि ऐसा हो रहा है, तो बजाय एकदम अपने आप को कुछ करने के या एकदम पैनिक होने के या डॉक्टर को फोन करने के, एक जना डॉक्टर को फोन करे, एम्बुलेंस बुलाए, जो भी आपने करना है। दूसरा जो भी घर में है उसको सीपीआर देना शुरू करें ना। व्हाट इज सीपीआर? तो ये सारी बातें हम लोग आज जानेंगे डॉक्टर कविता त्यागी से। आई थिंक डॉक्टर कविता, आर यू देयर? लेट मी सी। तो बस वो हमें अभी जल्दी ज्वाइन करती हैं। सो देखिए सीपीआर जो है बेसिकली क्या है, कॉर्नरी पल्मोनरी रिससिटेशन। तो कॉर्नरी मतलब हार्ट होता है और पल्मोनरी पल्मोनरी का मतलब होता है लंग्स हमारे। तो जब हम उस चीज को लंग्स को और हार्ट को जब हम कंप्रेस करते हैं, रिससिटेशन का मतलब होता है, रिससिटेशन मींस पुनर्जीवन। तो देखिए वही है कि जब हम पुनर्जीवन किसी को दे रहे हैं, सो दैट इज अ सीपीआर। तो वो कैसे परफॉर्म करते हैं, क्या है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हम लोग इनफैक्ट इसको सीपीआर की जो टेक्निक है कैसे होते हैं, डेफिनेटली आज तो खाली हम आपको बताएंगे, विल ट्राई कि वो हम उसको लाइव सेशन भी दें सीपीआर करने का, कि सीपीआर कैसे की जाती है। और देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना आजकल एक चीज और हो गई है कि जब सीपीआर के लिए सपोज करो, एक बार मेरे से किसी ने भी क्वेश्चन पूछा कि घर में, जैसे मैंने कहा कि दो लोग हैं तो एक फोन करेगा और एक जो है सीपीआर दे। अगर सपोज करो घर में कोई है ही नहीं, सो एक ही जना है, सो आप उसको ये करिए कि सबसे पहले आप यू स्टार्ट द सीपीआर। और सीपीआर के बारे में एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट बता दूं कि डॉक्टर कविता भी बताएंगे हमें कि डिफिब्रिलेटर। सो ये आजकल मॉल वगैरह में भी लगने शुरू हो गए हैं। और उसमें ये होता है कि अगर किसी को अचानक मॉल के अंदर आप गए हो, अचानक वहां पे कुछ हो गया है, स्पेशली द कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक, क्योंकि इसका देखिए किसी का पता नहीं होता और हमने कितने ऐसे केसेस देख भी लिए हैं। गिव मी अ मिनट।
Yeah, she's soon joining. टाइम लगा के मेरा बंद सड़ गया मेरा। भी आता है, वो भी करते हैं। सॉरी संगत जी, एक्चुअली उनको ज्वाइन करवा रही थी मैं डॉक्टर कविता को, तो वो हमारे साथ ज्वाइन कर चुकी हैं। डॉक्टर कविता, यू आर वेलकम टू आवर ग्रुप शुक्राना गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल फेसबुक ग्रुप एंड पेज। डॉक्टर कविता, या यू आर वेलकम डॉक्टर कविता। तो डॉक्टर कविता, ऐसा है कि जो आजकल आप देख रहे हैं कि जो माहौल हो चुका है कि आजकल एक बड़ा क्वेश्चन बार बार उठ के आता है कि हार्ट अटैक क्यों आता है, कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, हम लोग क्या कर सकते हैं इमीडिएटली, सीपीआर क्या होता है। लोगों को आई थिंक सीपीआर का फुल फॉर्म ही नहीं पता कि सीपीआर को कहते क्या है, और क्या हमारा जो लाइफस्टाइल है उससे, उसकी हैबिट से भी हार्ट अटैक आ सकता है, या ये जो जेनेटिक होता है कि लोग कहते हैं कि पूर्वजों को हुआ था तो हमें भी जरूर होगा, तो इज इट दिस ट्रू? सो आप आज अब प्लीज इस सब का आप हमें बताइए, और उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन ले लेंगे बाद में। सो प्लीज स्टार्ट डॉक्टर कविता। Thank you so much for inviting me for this session, and Shukrana Guruji, Jai Guruji.
तो जय गुरु। सबसे पहले मैं शुरू करूंगी हार्ट अटैक से। हार्ट अटैक का मतलब ये होता है कि जो हमारा हार्ट होता है वो बेसिकली एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जिसको लगातार ब्लड सप्लाई चाहिए होती है उसके अपने काम के लिए। और हार्ट की 3 ब्लड वेसल्स होती हैं जो हार्ट को लगातार ब्लड सप्लाई करती हैं। तो उन तीनों मेजर ब्लड वेसल्स में जब कंप्लीट या इनकम्प्लीट ओक्लूजन होती है, ब्लॉकेज डेवलप होती है, वो या तो कुछ सालों से चल रही हो और अभी नैरो हो गई हो बहुत ज्यादा, या फिर अचानक से थ्रोम्बस बना हो। तो तीनों में से कोई भी एक आर्टरी कंप्लीट बंद होने के कारण जो सिचुएशन क्रिएट होती है उसको मेजर हार्ट अटैक कहते हैं। ये हार्ट अटैक में अचानक से कभी कभी डेथ भी हो सकती है, अचानक से कभी रिदम और रेट की एबनॉर्मलिटीज भी हो सकती है लोगों को, और इसके अलावा मरीज को कंजेशन हो सकती है लंग्स में, मरीज की अचानक से सांस फूल सकती है, उसको ब्रेथलेसनेस बहुत ज्यादा सीवियर हो सकती है, बहुत ज्यादा चेस्ट डिस्कम्फर्ट हो सकता है, उसको एकदम से अचानक से पसीना छूट सकता है। ये सब सिम्टम्स मेजर हार्ट अटैक में लोगों को कॉमनली होते हैं। तो इस प्रकार के सिम्टम्स जब कभी भी किसी मरीज को होते हैं तो ईसीजी ऑलमोस्ट सभी केसेस में डायग्नोसिस बनाने में काफी हद तक सफल होती है। तो ईसीजी तुरंत करवाएं। सो मच सो कि ऐसा कहा जाता है हमारे साइंस में कि फर्स्ट मेडिकल कॉन्टैक्ट जब पेशेंट को इस प्रकार के सिम्टम्स हुए, मतलब हम सब लोगों को जागरूक होना चाहिए कि मेजर हार्ट अटैक के सिम्टम्स किस प्रकार से होते हैं। तो जैसे ही इस प्रकार के सिम्टम्स किसी को आते हैं तो उसको तुरंत अपने ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले उसको किसी मेडिकल पर्सनल को कांटेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए तुरंत, और उसे कोशिश करनी चाहिए कि वो सबसे पहले ईसीजी करवाए। उसके बाद वो कोई अपनी लोकल रेमेडी, घर की रेमेडी, जो भी उसे करना है वो ट्राई करे, लेकिन सबसे पहले ईसीजी करवाए। और अगर ईसीजी में एसटी एलिवेशन एमआई, जिसको मेजर हार्ट अटैक हम कहते हैं, अगर वो दिखाई देता है तो फिर उसकी एक स्टैंडर्ड जो ट्रीटमेंट होती है वो यही होती है कि तुरंत मरीज को लिया जाए और उस आर्टरी को खोला जाए। सिर्फ यही एक इलाज है जिससे ऑल ओवर द वर्ल्ड आदमी की लाइफ बचने का बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, और आदमी के मसल्स जो इस आर्टरी के ब्लॉकेज होने से जो ऑलमोस्ट डैमेज हो जाते हैं उनसे उसको बचाया जा सकता है। तो हार्ट अटैक एक आर्टरीज का ब्लॉकेज होने वाली बीमारी है। हार्ट अटैक से हार्ट अरेस्ट भी हो सकते हैं, हार्ट अटैक से हार्ट फेलियर भी हो सकता है, मतलब हार्ट की पंपिंग क्षमता इतनी कम हो जाए कि हार्ट को जितना ब्लड मिल रहा है अपनी पूरी बॉडी से वो उसको आगे पंप ना करके उसकी वजह से फेफड़ों में कंजेशन हो जाए अचानक से, और मरीज को बहुत ज्यादा ब्रेथलेसनेस होने लगे, मरीज को बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट होने लगे, सैचुरेशंस वगैरह कम होने लगे। ये एक सिचुएशन होती है। इसके अलावा जब अचानक से हार्ट की आर्टरीज में ब्लॉकेजेस होते हैं तो कभी कभी बहुत सीवियर केसेस में हार्ट के वाल्व का अचानक से लीक हो जाना, क्योंकि जो वाल्व की स्ट्रक्चर्स होती है उनकी ब्लड सप्लाई टूट जाने की वजह से कोई वाल्व रप्चर हो सकता है, हमारा वाल्व की कोई कॉर्डे या ट्रेनिंग रप्चर हो जाए और सीवियर वाल्व की लीकिंग बैक चैम्बर्स में शुरू हो जाए, वो भी हो जाता है। इसके अलावा जो दोनों चैम्बर्स के बीच में एक सेप्टम होता है, वो सेप्टम भी कभी कभी रप्चर हो सकता है। कभी कभी जो बड़ी दीवार होती है हमारी वो भी फट सकती है, और ये सब भी कारण होते हैं कि मेजर हार्ट अटैक में आदमी की अचानक से मृत्यु हो सकती है। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा जैसे अब आपने बताया कि ईसीजी जो है हम लोग करवाना चाहिए, और क्या नेक्स्ट कर सकते हैं? जैसे हमने सुना कि सीपीआर जो दिया जाता है, तो सीपीआर का क्या सिग्निफिकेंस है और हम लोग कैसे इसको कर सकते हैं? थोड़ा सा इस पे आप बताइए प्लीज। देखिए, जब आदमी को हार्ट अटैक चल रहा है और अगर आदमी को हार्ट अटैक से हार्ट अरेस्ट नहीं हुआ है तो उस टाइम उसको सीपीआर की आवश्यकता नहीं है। उसको हॉस्पिटल ले जा करके ईसीजी से उसकी डायग्नोसिस बना के उसको तुरंत एंजियोग्राफी करके देखना चाहिए और तुरंत उसकी उस आर्टरी को खोलना चाहिए, जिसको हम लोग प्राइमरी एंजियोप्लास्टी कहते हैं। तो ऑनगोइंग हार्ट अटैक के लिए ये ट्रीटमेंट होता है जो ऑल ओवर वर्ल्ड इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल है और मैक्सिमम बेनिफिट मरीज को देता है। सीपीआर हम उस केस में देते हैं जब मरीज का किसी भी कारण से हार्ट अरेस्ट हो जाए, मतलब हार्ट का बीटिंग कंप्लीटली बंद हो जाए, जो कि एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है। हार्ट अटैक में मरीज का हार्ट अरेस्ट नहीं होता है हमेशा, कभी कभी हो भी सकता है। हार्ट अटैक का मरीज बात करता है, उसकी हार्ट बीट आप फील कर सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं, उसको सांस आ रही है, वो बोल पा रहा है, तो ये कंप्लीटली डिफरेंट सिचुएशन है। हार्ट अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट, कंप्लीट आदमी की कार्डियक एक्टिविटी बंद हो गई है, इसके कारण कंप्लीटली पेशेंट अनरेस्पॉन्सिव हो गया है और उसकी ब्रीदिंग भी स्टॉप हो गई है। तो इस प्रकार के जो अचानक से, जिसको कॉमन भाषा में कि मरीज कोलैप्स कर गया या मरीज कंप्लीटली अनरेस्पॉन्सिव हो गया,
इस प्रकार की सिचुएशन में हमको सीपीआर की आवश्यकता पड़ती है। तो कार्डियक अरेस्ट का मतलब ये है कि हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बिल्कुल बंद हो चुकी है। हार्ट जो हमारा हर मिनट में 60 बार, 70 बार, 80 बार कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, वो एक्टिविटी खत्म हो चुकी है। तो हार्ट की वजह से, पंपिंग खत्म होने की वजह से ब्रेन को, पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई खत्म हो चुकी है। नॉन टेक्निकल मानों में आदमी की मृत्यु हो चुकी है। कार्डियक अरेस्ट एक मृत्यु के बराबर शब्द माना जाता है। कार्डियक अरेस्ट से अगर हम पेशेंट को रिवाइव कर पाते हैं, जिसको हम सीपीआर के द्वारा रिवाइव बहुत बार हम कर पाते हैं। सीपीआर का मतलब ये होता है कि कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, मतलब हार्ट जो अरेस्ट हो गया है उसको आप मसाज दे करके, उसको आप पंप करके, उससे ब्लड जो पुश आप कर पाएंगे वो लंग्स में जाएगा, आदमी के ब्रेन में जाएगा, पूरी बॉडी में जाएगा। और रिससिटेशन का मतलब जो पुनर्जन्म होता है वो हो सकता है उस आदमी को पुनर्जन्म इस एक्टिविटी से हमको मिल जाए। तो कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जब किसी भी इंसान का हार्ट अरेस्ट हो जाए, किसी भी कारण से हार्ट अरेस्ट हो जाए, चाहे हार्ट अटैक की वजह से हो, चाहे कोई और इलेक्ट्रिकल फिनोमेना हो, चाहे और उसको कोई इलेक्ट्रोलाइट एब्नॉर्मलिटीज हो या और कोई कारण हो, उस टाइम सिर्फ और सिर्फ हमको सीपीआर की आवश्यकता पड़ती है। तो हम सबको सीपीआर समझ में आना चाहिए और सीपीआर हमें करने आना चाहिए। सीपीआर करने से पहले हम पेशेंट का रेस्पॉन्सिवनेस चेक करें, जो कि कॉमनली आप कर सकते हैं। उसका नाम पूछ सकते हैं, उसको हिला के देख सकते हैं। इसके बाद में आप उसकी ब्रीदिंग असेस कर सकते हैं कि पेशेंट ब्रीदिंग ले रहा है कि नहीं ले रहा है। आप उसको फील कर सकते हैं, आप उसको सुनने की कोशिश कर सकते हैं। इसके बाद में आप हार्ट की एक्टिविटी को असेस कर सकते हैं। आप या तो कैरोटिड पल्स पे हाथ रखें या उसके चेस्ट पे भी हाथ रख के आप महसूस कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि पेशेंट की रेस्पिरेटरी एक्टिविटी नहीं है इस टाइम, पेशेंट का हार्ट भी बीटिंग नहीं है, तो आप उसको सीपीआर करना शुरू करें। और इस बीच में, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम आपके पास नहीं होता है, हार्ट अगर अरेस्ट आपने बहुत लंबे टाइम छोड़ दिया तो वो परमानेंटली डैमेज हो जाता है, परमानेंटली डैमेज टू ब्रेन हो जाता है। तो आप ये एक्टिविटी करने से भी पहले आप इमरजेंसी टीम को, अपने आसपास की नियरेस्ट एम्बुलेंस को इन्फॉर्म करें और आप तुरंत एक मेडिकल हेल्प लेने की कोशिश करें, क्योंकि सीपीआर एक घर की सेटिंग में करने की अपनी लिमिटेशंस हैं और आप सीपीआर के अलावा और आप कुछ ज्यादा कर नहीं पाएंगे। तो इसमें ये उतना ही एक्टिवली आपका काम होना चाहिए कि आप एक प्रॉपर कार्डियक एम्बुलेंस को बुलाएं और नियर बाई आप मेडिकल हेल्प तुरंत लेने की कोशिश करें। थैंक यू। ओके, तो इसका जो है ये, इसकी कॉजेज क्या होते हैं? व्हाट आर द कॉजेज फॉर दिस, कि जो हार्ट अटैक का जो इतना आजकल हो रहा है, कोरोना के बाद तो काफी सुनने को मिला, तो उसे क्या कॉजेज हो सकते हैं और हम क्या फिर आगे? हाँ, जो हमारी हार्ट की आर्टरीज होती हैं, जो प्योर ब्लड लेकर जाती हैं और हार्ट की ही मसल्स को ब्लड सप्लाई करती हैं, तो उन आर्टरीज में जैसे हमारी एज बढ़ती है या जैसे हमारे बहुत रिस्क फैक्टर्स होते हैं, तो उनमें धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल, थोड़े थोड़े लिपिड्स, थोड़ा थोड़ा मसल्स ग्रो होने लग जाते हैं। और आर्टरीज जो बिल्कुल पाइप की तरह है, जिनके थ्रू ब्लड को स्मूथली फ्लो होना है ताकि हार्ट की मसल्स को ब्लड सप्लाई मिल सके, तो जो वो पाइप हमारे नैरो होने लगते हैं, तो धीरे धीरे उन पाइप्स के थ्रू जो ब्लड सप्लाई जा रही है हार्ट की मसल्स को सप्लाई करने के लिए, उसकी मात्रा घटने लगती है नेचुरली। जब तक ये हार्ट ब्लॉकेजेस, मतलब आर्टरी के अंदर जो ब्लॉकेजेस हैं वो 70-80% तक जब तक नहीं आते हैं, तब तक वो ह्यूमन, उसकी जो उसके अंदर की जो जगह है वो इतनी बची रहती है कि पेशेंट को एट रेस्ट ब्लड सप्लाई हार्ट को मिलती रहती है। सिर्फ जब मरीज एग्जिट करे, माना कोई सीढ़ी चढ़ने का काम करे या कोई फटाफट से काम करे या कोई इमोशनल उसको एक्सर्शन पड़े, तो ऐसे लोगों को चेस्ट में हेवीनेस या घबराहट या सांस फूलने की शिकायतें या जनरलाइज थकान की शिकायतें होने लगती हैं, जिन शिकायतों को मरीज बहुत बार हार्ट की दिक्कतों से कोरिलेट नहीं करते हैं और उनको ये नहीं लगता कि ये जो दिक्कतें हो रही हैं ये हमको हार्ट की वजह से ही हो रही होंगी। वो या तो उसको गैस्ट्रिक सिम्टम से कोरिलेट करते हैं या फिर एजिंग फिनोमेना से कोरिलेट कर लेते हैं, या फिर कभी कभी लगता है कि चलो हम थक गए हैं तो शायद विटामिन डी डेफिशिएंसी या कुछ और इशू होगा। ये सब चीज़ों से लोग कोरिलेट करते हैं। तो इस प्रकार से जो बीमारी, जो हार्ट की आर्टरीज में जो बीमारी शुरू हुई थी, जिसने 70-80% आने पर संकेत दिया था, आपको देना शुरू कर दिया था आपको, लेकिन आप उसको संकेत को समझ नहीं पाए, आप उसको फर्दर एनालाइज नहीं करवा पाए डॉक्टर के पास जाके, तो धीरे धीरे अगर यही ब्लॉकेज आपके जब बढ़ते हैं तो 90-99% इनको होना है इवेंचुअली, और जब जिस दिन 100% होता है उस दिन मेजर हार्ट अटैक मरीज को आ जाता है। ये तो एक तरीका होता है
एल्डरली लोगों में जिनमें बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, धीरे धीरे ये बीमारी डेवलप होने का। जो यंग लोगों में ये बीमारी होती है उसमें कुछ और भी कारण होते हैं, जैसे अचानक से पूरी नॉर्मल आर्टरी में थ्रोम्बस बन जाना। स्पेशली यंग लोगों में जो सब्सटेंस एब्यूज करते हैं, स्पेशली कोकेन हो गया और भी जो लीजर एक्टिविटीज के लिए लोग चीजें खाते हैं, उन सब से अचानक से एक्यूट सिंपैथेटिक एक्टिविटी की वजह से थ्रोम्बस बन सकता है और वो आर्टरी 100% विद इन नो टाइम, विद इन वेरी शॉर्ट टाइम आर्टरी ओक्लूड हो जाती है और वहाँ का मेजर हार्ट अटैक आ जाता है। तो ये फर्क होता है। इसके अलावा यंग लोगों में एक जो बहुत ज़्यादा हाई परफॉर्मेंस एथलीट्स होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा हाई सिंपैथेटिक एक्टिविटी की वजह से कभी कभी स्पॉन्टेनियस कॉर्नरी आर्टरी डिसेक्शंस भी देखने को मिलते हैं। वो भी एक कारण होता है इन लोगों में हार्ट अटैक आने का। ओके, अच्छा एक चीज और बताइए कि विच लाइफस्टाइल हैबिट्स हैज ग्रेटर स्ट्रेस ऑन आवर हार्ट? कौन सा ऐसा लाइफस्टाइल है जिससे सबसे ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है? हाँ, तो लाइफ स्टाइल में अगर हम समझें जो 9 आइडेंटिफाइड रिस्क फैक्टर्स हैं एक्सेप्टेड ऑल ओवर वर्ल्ड है, तो उसमें वो हमको ऑलमोस्ट सभी को याद होने चाहिए। तो उसमें एक डायबिटीज है आपका, तो या तो आप कोशिश करें कि डायबिटीज हो ना, अगर है तो आप उसे मैनेज करें, कंट्रोल करें, अपना टाइम से पहले उसको डायग्नोज करने की कोशिश करें। हाइपरटेंशन होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। बैड कोलेस्ट्रॉल का मतलब जो आप अपनी कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल आप देखते हैं तो उसमें एक एलडीएल की वैल्यू आती है, वो उसकी हाई वैल्यू एक कॉज होती है। जिन लोगों में एलडीएल की वैल्यू भी कम होती है उनमें एक एलपीए होता है, लिपोप्रोटीन ए, वो काफी कारण होता है। इसके अलावा आपकी सीडेंटरी एक्टिविटीज है, आपकी फिजिकल एक्टिविटीज बहुत कम होती है, वो एक कारण होती है। लैक ऑफ इनटेक ऑफ फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होता है, स्मोकिंग होता है, और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कारण होता है आपके स्ट्रेस। तो स्ट्रेस की ऐसी डेफिनेशन है जो हर आदमी के लिए अलग है, पर किसी भी सिचुएशन में जिससे आपने स्ट्रेस को परसीव किया, आपका हार्ट उसी को परसीव करेगा। मैटर भले छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन अगर आपने उससे स्ट्रेस ली है तो आपके हार्ट ने उसको स्ट्रेस परसीव किया है। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। तो अगर आप इन चीजों को आप अपने लाइफस्टाइल में ढूंढें तो आपका रोजमर्रा में डेली में एक्सरसाइज आपके शेड्यूल में ना होना आपका अपना लाइफस्टाइल है। आप उसकी जरूरत नहीं समझते हैं, ये आपका लाइफस्टाइल है। आप रोजमर्रा में हरी सब्जियां, हरे फल, ताजे फल खाना जरूरी नहीं समझते, ये आपका लाइफस्टाइल है। आप अपने आप को कितना भी आप बिजी हैं लेकिन अब अपने आप को रिलैक्स करने की जरूरत महसूस नहीं करते, आप किसी भी तरीके से अपने आप को, अपने माइंड को रिलैक्स करने की आपने हैबिट ही नहीं डाली है, तो ये आपका एक लाइफस्टाइल है। आप अपना घर का बना हुआ अच्छा हेल्दी खाना छोड़ के आप एक टाइम जंक फूड ही आपको खाना है। बहुत सारे लोग होते हैं ऑफिस जाते हैं, घर का टिफिन घर ही में छोड़ जाएंगे और वहां पे जाके वो जंक फूड मंगा के खाएंगे, तो ये आपका लाइफस्टाइल है। स्मोकिंग करना आपका लाइफस्टाइल है, आप चूज कर सकते हैं कि आप स्मोकिंग ना करें। तो ये सब चीजें आपके कंप्लीटली आपके अंडर कंट्रोल में है। तो ये सब चीजें हैं जिनको हम शुरू से ही देख सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं और हम इनको मैनेज कर सकते हैं। अगर ये हो गई है, माना आपको हाइपरटेंशन हो गई है, तो आप उसे कंट्रोल रख सकते हैं, दवाइयाँ खा सकते हैं। इसी प्रकार से शुगर को, कोलेस्ट्रॉल को आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हार्ट की भी ब्लॉकेजेस डेवलप हो गई हैं तो आप उसको, अगर आपको टाइम से पहले पता चल जाए तो आप उसके भी काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं उसके लिए भी। तो ये हार्ट की जो इस प्रकार की जो डिजीज़ है, एटलीस्ट ये हार्ट अटैक होने वाली, ये काफ़ी हद तक आपके अपने कंट्रोल में होती है। काफ़ी हद तक मैंने इसलिए कहा कि जैसे कुछ जेनेटिक डिजीज है, माना किसी की आर्टरीज जेनेटिकली कमजोर हैं और उनको स्पॉन्टेनियस कोरोनरी आर्टरी डिसेक्शन वगैरह या कोई एनॉमलस ओरिजिन है आर्टरी का, तो वो चीज आपके कंट्रोल में डेफिनेटली नहीं होती है। अच्छा, तो ये बताइए कि जो हमारी, जैसे इफ द फैमिली हैज अ हिस्ट्री ऑफ हार्ट अटैक्स, देन इट इज स्टिल क्यूरेबल? हम कहते हैं कि पूर्वजों को भी थी तो हमें भी होगी, घर में थी, चली आ रही है, तो इज इट स्टिल क्यूरेबल? तो जिन लोगों के परिवारों में बुजुर्गों से बीमारी चली आ रही है, तो क्या वो अपने बुजुर्गों का लाइफस्टाइल भी फॉलो करते हैं या उन्होंने उसको चेंज किया है? दैट इज वन थिंग टू बी सीन। और जो परिवार में जो आ रही है प्रीमेच्योर, जिसको कोरोनरी हम कहते हैं, जेंट्स में 55 साल से पहले और लेडीज में 65 साल से पहले अगर हार्ट की बीमारियां होती हैं तो उसको प्रीमेच्योर कोरोनरी आर्टरी डिजीज हम कहते हैं।
और उसमें काफी हद तक हमारी जेनेटिक्स का, हमारे लाइफ स्टाइल का, इन सब चीजों का रोल होता है। हमारे एजिंग फैक्टर का रोल उसमें कम होता है। तो जेनेटिक्स में बता दूं सब लोगों को कि जेनेटिक्स वो रिवॉल्वर की तरह है सबके लिए, ना केवल हार्ट की बीमारी के लिए बल्कि बाकी सब काफी बीमारियों के लिए भी, कि जिसको जब तक आप ट्रिगर अपने हाथ से दबाएंगे नहीं, जो रिस्क फैक्टर्स है आपके, तब तक वो बीमारी आप काफी हद तक बचाने से, होने से उसको रोक सकते हैं। अगर बुजुर्गों को ये बीमारियां हुई हैं तो उस टाइम में इन्वेस्टिगेशंस कम होते थे, ट्रीटमेंट भी कम थे। अब आप टाइम टू टाइम आप अपना सब रिस्क फैक्टर्स कंट्रोल कर सकते हैं और काफी हद तक आप इन बीमारियों को होने से बचा सकते हैं। तो इस प्रकार से कोई मिथ डेवलप नहीं करना चाहिए हमको कि अगर हमारी फैमिली में ये हार्ट की बीमारियां होती ही आ रही हैं तो ये हमको भी होगी। और फैमिली की बात मैं आपको बता दूं कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन का आप अगर हिंदुस्तान का आंकड़ा पकड़ें तो 1 in every 3 हाइपरटेंसिव है। तो बताइए किसका खानदान बचेगा कि जिसमें हाइपरटेंशन नहीं होगा? तो सभी का ही खानदान में हाइपरटेंशन है। डायबिटीज अगर आप पकड़ें तो इन बीमारियों के बारे में ये कहा जाता है, हार्ट के जो रिस्क फैक्टर्स हैं, कि अगर 5 लोग साथ में बैठे हैं तो उनमें से किसी एक को कम से कम इनमें से कोई ना कोई बीमारी जरूर मिलेगी। तो इस चीज को जेनेटिक्स से रिलेट करके छोड़ देना और रिस्क फैक्टर्स को प्रॉपर्ली कंट्रोल ना करने की कोशिश करना, ये आपका अपना एक मेरे ख्याल से लेजी एटीट्यूड है और दिस विल नॉट हेल्प एनीबॉडी। यस, मैं भी यही बोला था कि जो अपना लाइफस्टाइल चेंज करिए। अब वो फैमिली मत बनिए कि आगे आने वाले फ्यूचर को अपनी वो फैमिली दें, क्योंकि ऐसी बहुत फैमिलीज है जहाँ पे उनकी किसी को कुछ था ही नहीं, फिर भी उनको हो गया कि हमारी किसी फैमिली में ऐसा था नहीं, हमें क्यों हो गया? जस्ट बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल। और डॉक्टर साहब, ये कार्डियोवास्कुलर जो हेल्थ है वो आप लेडीज के लिए स्पेशली क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि लेडीज का वो ज्यादा स्ट्रेस में रहता है, ये उनको लगता है घर का काम भी है, बाहर का भी काम है। सो इसके लिए, और प्लस ये अल्कोहल का भी कुछ रोल है इसके अंदर। हाँ, मैं इसी अब एक चीज मैं और यहाँ पे बताना चाहूंगी कि लोगों को एक इन जनरल हमारी सोसाइटी को प्रिवेंटिव साइंस में, आयुर्वेदिक साइंस में, एलोपैथिक साइंस में और ट्रीटिंग साइंस में बहुत कंफ्यूजन्स है। और वो कंफ्यूजन्स वो अपने कंफर्ट जोन में आके हार्बर करते हैं। लोग जब उनको हार्ट अटैक आता है, जब उनकी एंजियोप्लास्टी होने का टाइम होता है, तब वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब अगर आप हमें छोड़ दें, हम अपना सब कुछ ठीक कर लेंगे तो हम ठीक हो सकते हैं ना। तो हम उनको ये कहते हैं कि अभी आपकी उम्र 43 साल है, आप पिछले 35 साल में आपको किसी ने रोका नहीं था कि आप हेल्दी लाइफ स्टाइल ना अडॉप्ट करें, आप अच्छा खाना ना खाएं, आप एक्सरसाइज ना करें, आप योगा ना करें, आप प्राणायाम ना करें, किसी ने नहीं रोका था आपको। प्रिवेंटिव वर्ड का मतलब ही बचाव है, प्रिवेंटिव वर्ड का मतलब क्योर नहीं है। तो ये हम जब हमको बीमारी हो जाती है उस टाइम हम एक एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाके ये बोलते हैं कि नहीं, अब हम बचाव के सारे साधन करेंगे। अब आप क्या बचाएंगे? बीमारी तो हो चुकी है, बचाना तो होने से पहले होता है। तो ये हमारी सोसाइटी को बहुत क्लियर मैसेज लेना है कि अगर आप एक्चुअली में आयुर्वेदा की रिस्पेक्ट करते हैं, अगर आप एक्चुअली में प्रिवेंटिव साइंस की रिस्पेक्ट करते हैं, तो आप बचपन से अपने बच्चों से प्रिवेंटिव साइंस प्रैक्टिस कराइए और अपने आप भी जिस स्टेज में आपको पता चल गया आप उसको करना शुरू कीजिए। ये मैं आपको बता दूं कि लोगों का एक और बहुत बड़ा मिथ है कि अभी हमारी उम्र नहीं हुई है हार्ट की बीमारियां डेवलप होने की, अभी हम 35 साल के हैं या हम 25 साल के हैं मसलन, या हम 50 साल के नहीं हुए हैं। तो ये मैं बता दूं कि बहुत बड़ी स्टडीज हुई थी जिन लोगों के एक्सीडेंट्स में डेथ हुए। और इसके अलावा एक इजिप्ट की ममीज में बहुत बड़ा सीटी कॉर्नरी एंजियोग्राफी उनको निकाल के गवर्नमेंट की परमिशन से स्टडी की गई है, जिसमें हमारे एक इंडियन डॉक्टर इन्वॉल्व है एक्चुअली। तो ये देखा गया है कि हार्ट की आर्टरीज में जो ब्लॉकेजेस हैं, जो नैरोइंग है, जो कैल्सिफिकेशन है, जो फैट डिपोजिशन है, वो 15-20 साल की उम्र से शुरू हो जाता है। तो अगर आप प्रिवेंटिव साइंस की अगर आप प्रिवेंटिव साइंस की इज्जत करते हैं, अगर आप आयुर्वेदा की इज्जत करते हैं, तो आप 15-18 साल की उम्र से ही सारे रिस्क फैक्टर्स कंट्रोल कीजिए। और इन दोनों चीजों को कॉन्ट्राडिक्ट करने की जरूरत नहीं है। ये दोनों चीजें बिल्कुल एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं और कॉम्प्लीमेंट्री हैं, प्रोवाइडेड वी अंडरस्टैंड देयर राइट पर्सपेक्टिव, द राइट प्लेस, व्हेन टू स्टार्ट, व्हाट टू स्टार्ट। आपने एक पीएसएम सब्जेक्ट पढ़ा होगा,
एक सोशल डेंटिस्ट्री भी एक सब्जेक्ट आपने पढ़ा होगा, तो उसमें एक पीएसएम में एक प्राइमोडियल प्रिवेंशन होती है, एक प्राइमरी प्रिवेंशन होती है, एक सेकेंडरी प्रिवेंशन होती है, एक टर्शियरी प्रिवेंशन होती है। जो हमारी प्रिवेंशन साइंस है वो 4 लेवल्स पे होती है। तो प्राइमोडियल प्रिवेंशन का मतलब ये है कि जिन लोगों को रिस्क फैक्टर्स भी नहीं है वो भी अपनी चीजों को, जिन लोगों से क्लियरली जिन चीजों को हमें नुकसान होता है उन फैक्टर्स को वो कंट्रोल करने की कोशिश करें अपनी लाइफ में। उसके लिए आपको किसी ने मना नहीं किया है। प्राइमरी प्रिवेंशन, जब आपके आइडेंटिफाइड रिस्क फैक्टर्स हैं, आपको पता है कि आप थोड़ा रिस्क पे हैं, तो आप अपनी चीजों को कंट्रोल करें। सेकेंडरी प्रिवेंशन ये है कि अब आप बीमार हो गए हैं तो अब आप चलिए उन्हें कंट्रोल कर लीजिए, तो शायद बीमारी आपकी जितनी है उतनी ट्रीट हो जाएगी और आगे शायद डेवलप होने से कम हो जाएगी। और इस प्रकार की जो सेकेंडरी प्रिवेंशन है उसके लिए कोई भी एलोपैथिक डॉक्टर मना नहीं करता है। सभी लोग बताते हैं कि आपको एक हार्ट अटैक आने के बाद में भी या आपकी बाईपास या एंजियोप्लास्टी होने के बाद भी आप अपनी डाइट का ध्यान रखना है, आपको अपनी शुगर, अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना है। बट ये सेकेंडरी प्रिवेंशन आती है। टर्शियरी प्रिवेंशन होती है जब आप अपने ऑर्गन्स को डैमेज कर चुके हैं, तभी भी अगर आप रिस्क फैक्टर्स कंट्रोल करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको फायदा करेगा डेफिनेटली। तो ये प्रिवेंटिव साइंस जो है ऑल थ्रू लाइफ आपकी चलती है, ऑल थ्रू लाइफ आपको फायदा देती है। लेकिन जब आप बीमार हो जाएं, जब आपको ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़े, उस टाइम आप प्लीज प्रिवेंटिव साइंस को बीच में ना लाएं और कॉन्ट्राडिक्ट ना करें चीजों को। डॉक्टर्स को और हेल्थ कम्युनिटी को एम्बेरस ना करें एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट करा दें, क्योंकि ये चीजें कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। ये मेरा क्लियर मैसेज है सोसाइटी के लिए, क्योंकि लोगों को लगता है कि भाई हम योगा करने से, प्राणायाम करने से हम ये ठीक कर लेंगे, वो ठीक कर लेंगे। भाई आपने होने ही क्यों दिया? आपको किसने मना किया था कि आप पहले से योगा और प्राणायाम नहीं करो? किसी ने तो नहीं मना किया। एलोपैथिक डॉक्टर ने तो किसी ने मना नहीं किया आपको। तो ये हमें इसका क्लियर कट हमें रोल समझने की जरूरत है जो हमारे फायदे के लिए है। आज हमारे फैमिलीज में हमारे टीनेजर्स, हम में से कितनों को पता है कि हमारे बच्चे स्मोकिंग करते हैं कि नहीं करते हैं? हम में से कितने लोगों का कंट्रोल है हमारे बच्चों के ऊपर कि वो जंक फूड खाएं कि नहीं खाएं? हम में से कितने लोग हैं कि हमारे बच्चों को रूटीन में उठा के एक्सरसाइज करा पाते हैं? हम ही नहीं करते तो उन्हें क्या कराएंगे? तो ये चीज क्लियर है मेरे ख्याल से। ये मेरा मैसेज कि हम प्रिवेंटिव साइंस और क्यूरेटिव साइंस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री है। दे आर टू हेल्प यू इन गेटिंग योर हेल्थ बैक, बट दे आर नॉट कॉन्ट्राडिक्टरी टू ईच अदर। Yes, also very true. Prevention is better than cure. ये कहा भी जाता है कि हम प्रिवेंशन पहले से ही कर लें। देखिए, और आपने ये बात बताई कि कितनी कम उम्र से ही, आई थिंक 16-17 साल से सबने बताया कि तो डिपोजिशन होती है वो जब नहीं शुरू हो जाती है। सो कितना जरूरी है कि हम शुरू से ही बच्चों को हैबिट डालें कि योगा करें, लाइफ स्टाइल अच्छा रखें, तो बीमारी आए क्यों। ये बहुत ही अच्छा आपने आज मैसेज दिया कि बीमारी होती हो क्यों। सो ये चीज अगर हम शुरू से बच्चों में हैबिट डालें, जैसे कल्चर होता है, एक मोरल वैल्यूज होती हैं, तो ये हेल्थ के भी मोरल वैल्यूज बच्चों में शुरू से डाली जाएं। और अभी कोई यहाँ कुछ नहीं, मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आए हैं, मैं एक बार ये पढ़ती हूँ। किसी ने पूछा कि पल्स डाउन क्यों होती है और बीपी लो क्यों रहता है? पल्स एक आदमी का हार्ट का एक इलेक्ट्रिकल फिनोमिना है। हमारे हार्ट में एक ऑटोमेटिक पल्स जनरेटर भगवान ने बनाकर भेजा है, जिससे उसकी अपनी ऑटोमेटिक सिटी के हिसाब से पल्स अपने आप जनरेट होती है, नीचे के चैम्बर्स में आती है और हार्ट अपने आप सिंक्रोनाइज तरीके से ऊपर से नीचे तक कॉन्ट्रैक्ट करता है। और ये नॉर्मली 60 से 100 टाइम्स पर मिनट होता है। ये हमारी नॉर्मल रेंज ऑफ हार्ट बीट होती है। तो अगर हार्ट रेट 60 से कम है तो उसको हम पल्स रेट कम होना या ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। उसके कारण डिफरेंट एज में डिफरेंट होते हैं। जैसे कुछ बीमारी भी होती है, जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म में पल्स रेट कम होती है। इसके अलावा कुछ कंजेनाइटल हार्ट ब्लॉक्स होते हैं, जैसे कई बच्चों में पैदाइशी ही वो कंडक्शन सिस्टम कम होता है, उनमें हार्ट रेट पैदाइशी भी कम हो सकती है। इसके अलावा जो लोग, जो यंग पॉपुलेशन है, जो अच्छे से एक्सरसाइज करती है, जो फिजिकली कंडीशन है प्रॉपरली, उनमें फिजिकल कंडीशनिंग की वजह से हार्ट रेट ऑटोमेटिकली कम रहती है, यंग लोगों में, एथलेटिक टाइप लोगों में। इसके अलावा जैसे हमारी एजिंग होती है तो हमारा कंडक्शन सिस्टम वैसे ही बूढ़ा होता है, जैसे हमारे बाल सफेद होते हैं, तो कंडक्शन सिस्टम स्लो होने की वजह से फिर हार्ट रेट कम होती है। तो हार्ट रेट कम होने के कुछ फिजियोलॉजिकल कारण और कुछ पैथोलॉजिकल कारण जो एज के हिसाब से, बीमारी के हिसाब से डिफरेंट होते हैं। Okay. एक ने लिखा है, sometimes I get pain on the chest left side when my mind is very stressful and lots of worries keep bothering me. So how should I avoid it?
हालांकि शायद उनको आंसर मिल चुका है आपका, लेकिन फिर भी हाँ, ये एक नॉन फिनोमिना है कि जो स्ट्रेस है उससे हमारे हार्ट की आर्टरीज स्पाज्म में जा सकती हैं और हमको इस प्रकार का डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है। तो इसके लिए मेन बात यही है कि हम इस प्रकार की स्ट्रेस अवॉइड करें और हम अपने आप को, हमें टीच करना है कि स्ट्रेस को हम इस लेवल तक ना पहुंचने दें कि हमारे वो हार्ट को स्ट्रेस करने लगे। इसके अलावा जो लेडीज में एक कॉमन इश्यू होता है कि उनकी हार्ट की आर्टरीज नॉर्मल होने के बावजूद भी उनको माइक्रोवास्कुलर डिस्फंक्शंस होते हैं। मतलब हार्ट की आर्टरीज जो सरफेस पे होती हैं और जो अंदर मसल्स को ब्लड सप्लाई देने जाती हैं, उनमें छोटे छोटे आर्टरीज में डिजीज डेवलप होती है। लेडीज को उनमें स्पाज्मोटिक डिजीज होती है या फिर उनमें छोटे छोटे ब्लॉकेज होते हैं जो किसी भी तरीके से, किसी भी ट्रीटमेंट से उनको ठीक नहीं किया जा सकता। कुछ दवाइयाँ होती हैं जिनसे थोड़ा बहुत उनको मैनेज किया जा सकता है। तो उनका मैनेजमेंट, लेकिन स्पेशली लेडीज के लिए एक अच्छा हेल्दी लाइफ स्टाइल और अच्छा एक्सरसाइज, एक ऑप्टिमम वेट मेंटेन करना और अपने आप को स्ट्रेस से अवॉइड करना, यही उसका सोल्यूशन होता है। लेडीज में स्पेशली इट इज अ नॉन फिनोमिना। इनफैक्ट कई लेडीज रिपीटेड एंजियोग्राफी भी करा लेती हैं कि दर्द हो रहा है, लेकिन आर्टरीज नॉर्मल निकलती हैं, तो उनको माइक्रोवास्कुलर डिस्फंक्शन एक नॉन फिनोमिना है जो साइंटिफिकली एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है। देखिए, जिसने भी क्वेश्चन पूछने प्लीज आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए एंड आई वन बाय वन आई विल आस्क द क्वेश्चंस। और सर इसमें पूछा है कि क्या जो मेन होते हैं दे आर मोर प्रोन टू हार्ट अटैक, सो इज इट ट्रू कि मेन जो होते हैं दे आर मोर प्रोन टू हार्ट अटैक देन अ ऐसा वुमन? ऐसा काफी साल तक माना गया, साइंटिफिकली भी ऐसा ही माना गया कि मैन इज मोर प्रोन फॉर हार्ट अटैक देन वुमेन। स्पेशली वीमेन को बिफोर मेनोपॉज हार्मोन्स की वजह से थोड़ी सी प्रोटेक्शन रहती है, इसीलिए प्रीमेच्योर सीएडी की डेफिनेशन में भी आदमी में 55 साल से पहले, औरत में 65 साल से पहले इसको प्रीमेच्योर कहा गया है। क्योंकि जैसे मेनोपॉज होता है उसके 10 साल बाद उसको प्रोटेक्शन खत्म हो जाती है और उस स्टेज में मैन और वीमेन का हार्ट अटैक होने के चांसेस ऑलमोस्ट इक्वल हो जाते हैं। लेकिन आज के सिनेरियो में जब वीमेन आर मोर इन्वॉल्व इन देयर प्रोफेशन, इन देयर फैमिली स्ट्रेस एंड वीमेन आर स्मोकिंग मोर, और वो भी उनकी भी लाइफ स्टाइल उतनी खराब हो गई है आजकल जितनी जेंट्स की होती है, जो बाहर जाते थे, जो स्मोकिंग करना या जंक फूड खाना या एक सीडेंटरी लाइफ स्टाइल देना, बैठा टीवी के सामने देख के टीवी देखते रहना वगैरह, जो लोग घर में हैं वो घर में होकर भी एक्सरसाइज ना करना, तो ये सब रिस्क फैक्टर्स हैं जो लेडीज को इक्वली ही प्रभावित करते हैं। कोई भी रिस्क फैक्टर लेडीज को जेंट्स से कम प्रभावित नहीं करता है, ये चीज हमें क्लियरली समझ लेनी चाहिए। इसके अलावा लेडीज की और अलग से यूनिक प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे दे आर मोर प्रोन फॉर ऑस्टियोपोरोसिस बिकॉज हैबिचुअली दे डू नॉट एक्सरसाइज, हार्मोनल प्रोटेक्शन खत्म हो जाती है, तो दे आर इक्वली प्रोन फॉर द हार्ट अटैक्स। और इसके अलावा जो पोस्ट डिलीवरी लेडीज हैव देयर ओन डिफरेंट सेट ऑफ गायनेकोलॉजिकल इश्यूज एज वेल, they have to keep that thing also in their mind, for which exercise is the answer to a great extent. ओके डॉक्टर साहब, एक चीज और है कि जब लोगों को हार्ट अटैक आता है, उनको लगता है कि हार्ट अटैक आया, चेस्ट में पेन हो रहा है, तो सबसे पहले वो कोशिश करते हैं कि सॉर्बिट्रेट ढूंढें, सॉर्बिट्रेट अपने पास रखते हैं। तो सॉर्बिट्रेट लेना कितना सेफ होता है? क्या एकदम से लेना चाहिए या किसी को कोई भी ले सकता है या डॉक्टर्स की पूछ के ले? क्योंकि नॉर्मली सबको सुना है कि अरे उसकी जीभ के नीचे सॉर्बिट्रेट रख दो, तो इसके बारे में बताइए डॉक्टर साहब आप। सॉर्बिट्रेट कभी भी ब्लड प्रेशर नापे बगैर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हार्ट की जो 3 आर्टरीज होती हैं उनमें से जो राइट साइड की आर्टरी होती है, जब उसका अटैक होता है तो लोगों का नॉर्मली हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर काफ़ी कम हो जाता है। तो उस केस में अगर सॉर्बिट्रेट लेते हैं तो पेशेंट का बीपी बहुत ज़्यादा लो हो सकता है और हो सकता है आप पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाने तक की स्थिति में भी मरीज आपका ना बचे। तो सॉर्बिट्रेट कभी भी, अदरवाइज ऑल्सो बगैर ब्लड प्रेशर नापे सॉर्बिट्रेट आप ऑन योर ओन कभी भी देने की कोशिश ना करें। आजकल फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली हर आदमी के घर में पल्स ऑक्सीमीटर है और हर आदमी के घर में ब्लड प्रेशर है, तो ये दोनों चीजें फटाफट से आप नाप सकते हैं और उसके बाद आप डिसाइड करें कि आपको क्या देना है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, यू नो, ये तो क्योंकि देखिए हर इंसान को पता है, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि उसकी जीभ के नीचे सॉर्बिट्रेट रख दो। सो कितना गलत हो जाता है कि पेशेंट खुद ही अपने पेशेंट से गलती कर बैठते हैं कि उनको सॉर्बिट्रेट रख दी, बीपी का पता नहीं था, जितना बीपी था उससे भी और लो कर हो गया, और पेशेंट आई मतलब सच में ये बहुत इंपॉर्टेंट आपकी इन्फॉर्मेशन है डॉक्टर साहब। ये तो देखिए प्लीज सब ध्यान रखिएगा कि किसी को चेस्ट पेन आता है, कुछ सॉर्बिट्रेट डॉक्टर ने किसी को बताया भी हो तो प्लीज सबके घर में जैसे ऑक्सीमीटर भी है,
और बीपी की भी, बीपी इंस्ट्रूमेंट भी है, तो प्लीज पहले एकदम से इमीडिएटली पहले बीपी चेक करें सबसे पहले तो। सो हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर साहब। इससे पूछा है कि फ्रॉम कार्डियक पॉइंट ऑफ व्यू which oil is the best oil actually? Refined oil, mustard oil, olive oil, देसी घी? जो हमारी इंटरनेशनल डाइटरी गाइडलाइंस थी उसमें काफी साल तक ये कॉन्सेप्ट रहा कि रिफाइंड ऑयल इज बेटर, बट अभी जो सभी रिसर्चेस फिर से जो रिव्यू हुई, जो लोगों को इफेक्ट देखा गया, तो ये पाया गया कि रिफाइंड ऑयल इज नॉट एनी बेनिफिशियल एक्स्ट्रा फॉर द हार्ट स्पेशली। और घी आपको खाना है तो देसी घी आप खा सकते हैं इन योर पैलेटेबल क्वांटिटी, इट विल नॉट हार्म यू दैट मच। डालडा घी बिल्कुल भी नहीं खाना है, इवन 0.1% इज नॉट गुड फॉर योर हार्ट। डालडा घी दैट इज ट्रांस फैट। और जो आपका ज्योग्राफिकल एरिया में जो आपका तेल पैदा होता है दैट इज ऑलवेज गुड फॉर यू। तो जैसे नॉर्थ इंडियंस हैं तो हमारे लिए मस्टर्ड ऑयल इज बेस्ट, और ट्राई टू ईट नॉट रिफाइंड। एक का क्वेश्चन है कि इज 45 years old. I feel heaviness at night in the chest. Whenever I experience sudden stress, anxiety, I experience heart and palpitations. तो उसके लिए क्या कर सकते हैं वो? तो इनको रात में ही होता है ये? रात में ये तो हो सकता है आपको, आप खाना खाने के बाद अगर तुरंत सोने की आपकी हैबिट है तो आप उसे ब्रेक करें। रात का खाना आप कंपैरेटिवली लाइट रखें। हमेशा सभी लोग सोने से पहले 2 घंटे पहले खाना खाएं और थोड़ा हल्का हल्का टहलें। मेक श्योर करें कि आपका पेट एडिक्वेटली लाइट हो बिफोर यू गो टू स्लीप। दैट इज, दे आर जस्ट नॉर्मल थिंग्स विच एवरीबडी कैन फॉलो। इसके अलावा अगर आपको एक्चुअली में पैल्पिटेशंस महसूस होते हैं तो आप अपना हार्ट रेट देखें कि कितनी पैल्पिटेशंस होती है, आपका हार्ट रेट कितना जाता है। अगर आपका हार्ट रेट वाकई में 100 के ऊपर जाता है तो फिर आप उसको मेडिकली एनालाइज करवाएं, या तो आप उस टाइम एक बार कभी कभार ईसीजी करवा के देखें कि एक्चुअली क्या होता है आपको, या फिर 24 आवर्स होल्टर मॉनिटरिंग भी अवेलेबल है। आप अगर एक बार भी एक होल्टर लगवा के घर पे आते हैं तो 24 घंटे आपकी ईसीजी रिकॉर्डिंग होती रहती है, और उसमें आपको जब भी पाल्पिटेशंस होते हैं तो उस टाइम आपको पता चल जाता है कि हार्ट रेट कितना गया, कोई और दिक्कत तो नहीं थी ईसीजी में, और कोई खराबी तो नहीं थी। तो ये सब चीजें आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये अगर चीजें आपको एंजाइटी की वजह से हो रही है तो आपको क्लियर इसका आंसर मिल जाएगा। अगर इसमें कोई आपको टेकिकार्डिया है, मतलब हार्ट रेट ज्यादा होने की कोई बीमारी है, तो वो भी आपको पता चल जाएगी। तो अकॉर्डिंगली यू कैन मैनेज योर सिम्टम्स विद द हेल्प ऑफ योर डॉक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सॉर्बिट्रेट के लिए क्या पैरामीटर रहेंगे, कितना बीपी होना चाहिए? और जो बीपी होता है लोगों को, मतलब जो ऊपर वाला नीचे वाला, वो लोग यही बोलते हैं ऊपर वाला बीपी नीचे वाला बीपी, सो उनका क्या पैरामीटर रहते हैं? वैसे भी जो हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 होता है। 120 ऊपर वाला और 80 नीचे वाला, ये हम सब लोग के लिए एक नॉर्मल फिगर है। हालांकि आपने देखा होगा कि कई लोग बोलते हैं कि हमारा बीपी तो कम रहता है। कम बीपी की कोई डेफिनेशन नहीं है। अगर आपको चक्कर नहीं आ रहे हैं, अगर आपको थकान नहीं हो रही है, तो कई यंग लोगों का बीपी 110/70, या कई यंग लेडीज का ऑलमोस्ट 102, 104 या 70 तक भी बीपी रहता है। तो ये अगर लोगों को आपका एक नॉर्मल बेसलाइन बीपी पता है, तो अगर आपका 110 भी बीपी है, तो अगर आपके लिए वो नॉर्मल है और आपको उसमें पेन हो रही है, तो आप आधा गोली सॉर्बिट्रेट का जीभ के नीचे रख सकते हैं। लेकिन रूटीन में अगर आपका बीपी 150 रहता है, आपने उसे कभी कंट्रोल नहीं किया या कंट्रोल होता नहीं है किसी भी कारण से, और वो आपका अचानक से अगर 120 भी हो गया है, तो इसका मतलब आपका बीपी फॉल किया है। जो बीपी आपका रूटीन में फॉल नहीं कर रहा था, दवाइयों से भी कंट्रोल नहीं हो रहा था, अगर वो अभी चेस्ट पेन के दौरान कम हुआ है, तो इसका मतलब वो बीपी फॉल किया है। और उस टाइम आप सॉर्बिट्रेट लेने से पहले एक डॉक्टर की सलाह जरूर लें। okay. What food to avoid keep our heart healthy? So any food, खाने का बता। हाँ, तो खाने में देखिए मैदा की चीजें और डालडा घी की चीजें आप कंप्लीटली अवॉइड करें। अब आप ये कहेंगे कि हम डालडा घी तो खाते ही नहीं है और मैदा घी तो हम मुश्किल से ही खाते हैं, लेकिन अगर आप अपना जंक फूड एनालाइज करें
तो ये इसमें ये दोनों ही चीजें होती हैं। कोई भी आप अपने आसपास का, और स्पेशली जो भी बेकरी आइटम्स होते हैं वो तो काफी हद तक मैदा के और डालडा घी के बने हुए होते हैं, तो आप उसकी देखिए कि किस प्रकार से आपका फूड प्रोसेस किया गया है। ये दोनों आइटम्स का आप एब्सोल्युटली ध्यान रखें। इसके अलावा आप खाने में नेसेसरली डेली के खाने में आपके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, अच्छी सब्जियां जो सलाद की फॉर्म में आप खाएं, फ्रूट्स डेली के आपके होने चाहिए। इसके अलावा जो आपका आटा है वो होल फाइबर हो, कोशिश करें कि कार्बोहाइड्रेट्स थोड़े से कम हो, प्रोटीन वाली डाइट ज़्यादा हो अगर आपकी किडनी ठीक है और आप डायबिटिक नहीं है तो। और आप सब्जियां, दाल, आपकी रोटी, और आप दही खाइए, फ्रूट्स खाइए और आपकी सलाद खाइए। ये आपका रूटीन खाने में होना चाहिए सुबह दोपहर शाम। अब आप इसी को ही नहीं खाते हैं, इसको छोड़ के आप सब कुछ खाते हैं, तो मेरे ख्याल से वही ठीक करना है और कुछ नहीं करना है मेजर चीज। Next question है, my BP shoots up during August and September every year. Systolic goes up to 200. Why it is so? Any solution? इनका अगस्त सितंबर में हमेशा बढ़ जाता है। हमारे कंट्री में ब्लड प्रेशर के फ्लक्चुएशंस सीजन के साथ देखे गए हैं, ये एक कॉमन फिनोमेना है। एल्डरलीज में स्पेशली ये बहुत रूटीनली हम लोग देखते हैं। इनफैक्ट कई लोगों को जैसे सर्दी बढ़ते जाएगी उनका बीपी का कंट्रोल पुअर होते चले जाएगा, तो उसके लिए उस दौरान में आप अपनी बीपी की मेडिकेशंस बढ़ा दें। और अगर सीजन चेंज होने से आपकी चाय, कॉफी या आपके अल्कोहलिक बेवरेजेस बढ़ गए हैं तो आप उस पर कंट्रोल करें। और जैसे सर्दियों में हमारा खाना पीना ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है, उस पर कंट्रोल करें। और बीपी की दवाइयाँ थोड़ी सी आप टाइम के हिसाब से रेगुलेट करें। ये कॉमन फिनोमेना है जो हमारे कंट्री में देखा गया है, उसको इसी तरीके से मैनेज करना। Next question is related है, I have been taking BP medication mild dose for past 6 years. When do I need to get that dose revised? The day I miss my dose, I get heaviness in my head. तो अभी आपकी कौन सी बीपी मेडिकेशन है वो आपको देखना पड़ेगा। बीपी की मेडिकेशंस आपकी कोलेस्ट्रॉल के हिसाब से, डायबिटीज के हिसाब से, इसके अलावा आपको कोई रेस्पिरेटरी इशू तो नहीं है, उसके हिसाब से बीपी की मेडिकेशंस चेंज की जाती है। तो 50-55 इयर्स के बाद में आपको डेफिनेटली एक रूटीन एटलीस्ट वंस अ ईयर, अगर आपको और कोई इशू नहीं है तो वंस अ ईयर यू शुड मीट अ डॉक्टर जो आपको कंप्लीट आपका देख सके कि आपके और को इश्यूज क्या हैं, उसके हिसाब से आपकी बीपी की मेडिकेशन सेम रहेगी या चेंज होगी। तो आप इसमें बीच बीच में आपको सलाह लेनी चाहिए अपने डॉक्टर से बीपी की मेडिकेशन चेंज करने की। इनका नीचे इन्होंने लिखा है कि इनका HbA1c बॉर्डर लाइन पर है इनका। HbA1c बॉर्डर लाइन है तो मतलब आप अपना डाइटरी फॉलो करके डाइट में अपनी कार्बोहाइड्रेट्स कम कर दीजिए, बहुत ज़्यादा जंक फूड वाला कम कर दीजिए, और कार्बोहाइड्रेट इंटेक आपको कम करना है, प्रोटीन इंटेक थोड़ा सा बढ़ाना है, और एक्सरसाइज शुरू कीजिए। इससे भी हो सकता है आपका HbA1c नॉर्मल रेंज में आने लगे। तो आप पहले ये ट्राई कर लीजिए। अगर इससे नहीं होता है तो फिर आप देखिए, डॉक्टर से मिलिए कि आपको मेडिकेशन शुरू करनी है कि नहीं करनी है। प्री डायबिटीज के लिए मोस्टली हम लोग मेडिकेशन नहीं शुरू करते हैं। ओके, 130/90 जो उनका बीपी रहता है, उनकी एज है 30, इज इट ओके? अगर वो फिजिकली बहुत ज्यादा एक्टिव है, बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ है, तो ये उसका आउटकम हो सकता है। और जो हमारी इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं बीपी को कंट्रोल करने के लिए, तो यंग लोगों में उनको प्राणायाम, योगा, उनको रिलैक्सेशन टेक्निक्स वो सब पहले सीखनी चाहिए। रूटीन में एक्सरसाइज करना चाहिए, खाने पीने पे ध्यान देना चाहिए। उसके बावजूद भी अगर ये कंट्रोल नहीं होता है तो फिर देन दे कैन स्टार्ट मे बी सम माइल्ड डोज ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव। हाउएवर अगर आपको और कोई बीमारी साथ में नहीं है, जैसे डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल है, हार्ट अटैक है, किडनी का इशू है, तो 130/80 बीपी एक्सेप्टेबल है अगर आपको उससे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो 130 के ऊपर अगर बीपी जाएगा तो आपको उसे दवाई लेनी चाहिए, और 140 के ऊपर आपका बीपी नेसेसरली नहीं जाना चाहिए। और दवाई शुरू करने से पहले आप अपनी रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करें, जो आपके डाइटरी हैबिट्स है उनको इम्प्रूव करें, आप रूटीन में एक्सरसाइज करना शुरू करें, और अपने आप को टीच करें कि आपको रिलैक्स होना कैसे है, एटलीस्ट वंस इन 24 आवर्स। ओके, कोई 65 इयर्स के हैं पर उन्होंने अपने बीपी का नहीं लिखा है, तो प्लीज आप राइट डाउन करिए कि कितना बीपी आपको रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, माय कोलेस्ट्रॉल सीरम इज
टेस्ट केम 247 एंड HDL 4 आया है. So he is scared. What to do? What medication should he needs? HDL4. What he required? Yes. इसमें HDL is 4 only लिखा है. 4. हाँ, आप प्लीज ठीक से लिखिए. इसमें लिखा है टेस्ट केम 247 एंड HDL 4 आया है. LDL कितना है, ट्राइग्लिसराइड्स कितने हैं? प्लीज जिसका भी क्वेरी था आप प्लीज उसको दोबारा लिखिए. डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं आपके LDL भी और ट्राइग्लिसराइड्स भी. और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए. सो आई विल आस्क डॉक्टर कविता. LDL और HDL है, लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा अच्छा होता है. ये कहते हैं कि अच्छा वाला होता है, खराब वाला होता है. तो थोड़ा इस पे प्लीज आप बताइए. LDL को खराब वाला कहते हैं और HDL को अच्छे वाला कहते हैं. तो HDL को बढ़ाने का कोई दवाई नहीं होती है, उसको सिर्फ एक्सरसाइज से बढ़ाया जा सकता है. कुछ दवाई आई थी लेकिन वो कुछ उनका कुछ बेनिफिट प्रूव नहीं हुआ. तो HDL को बढ़ाने के लिए कोई भी अभी मेडिकेशन आजकल की डेट में स्टैंडर्ड गाइडलाइंस में रिकमेंडेड नहीं है. LDL को कंट्रोल करने के लिए काफी सारा मेडिकेशंस है हमारे पास में जिनको हम लोग देते हैं और उनसे LDL कंट्रोल होता है. ट्राइग्लिसराइड्स का एक अलग रोल है. जब तक हम LDL कंट्रोल करते हैं और ट्राइग्लिसराइड्स बहुत एक्सॉर्बिटेंटली हाई नहीं है तो तब तक ट्राइग्लिसराइड्स की हम इतनी ज्यादा चिंता नहीं करते हैं. तो मेनली आज की सिनेरियो में हम LDL और HDL, मेनली LDL देखते हैं, उसको हमें कम करना होता है और HDL के लिए एक्सरसाइज एडवाइज्ड है. LDL आपका 167 है. हाँ, तो ये काफी बढ़ा हुआ है और आपको इसके लिए दवाई खानी चाहिए क्योंकि अब आपको और अपने बाकी चीजें भी आपको चेक कराना चाहिए. आपका BP क्या है, आपके शुगर लेवल्स क्या है, आपकी एक्टिविटी लेवल क्या है, आपकी फैमिली हिस्ट्री क्या है, आपका स्मोकिंग तो नहीं है. ये सब जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो आप एनालाइज करवाइए एक बार डॉक्टर से और फिर आप इसके लिए मेडिकेशन शुरू कीजिए. एनी अदर क्वेश्चन? या एक क्वेश्चन आया है मेरे पास. Does vitamin D level have any effect on heart disease? Yes, vitamin D is basically a pleiotropic kind of thing which has effect on our cardiovascular system and otherwise also for bones. So vitamin D should be maintained in normal range. One should get it checked and one should, because most of the times we see chest pain, muscular pain and bone pain, etc. People keep on getting confused with the chest pain. So to avoid that confusion plus to get the vitamin D benefits, one should keep it normal. Next question है, ma'am, I am 38 and my BP is always 70, 90 and sometimes I feel gastric pain to center in my chest. Should I go for ECG or any other test? I do exercise regularly. So you can get your 2D echo done basically to assess once आपके हार्ट की फंक्शनिंग और स्ट्रक्चर या वाल्व वगैरह सब नॉर्मल है. आप एक बार इको करा के देख लीजिए. जहां तक एसिडिटी अपना जो एपिगैस्ट्रिक पेन है आपका, दैट कुड बी योर सिंपली एसिडिटी और कुड बी रिलेटेड टू हार्ट. तो आप अपना एक बारी कार्डिक एनालिसिस करा लें बिफोर यू कंक्लूड इट एज अ नॉर्मल फिनोमेना. Okay, next है, left arm and shoulder pain is only heart issues? No, कहा not था only आपने left उल्टे हाथ arm में and shoulder pain is heart issue, but हार्ट अटैक का जो पेन या डिस्कम्फर्ट होता है वो हमारा लोअर जॉ से नीचे, दोनों हाथों में, दोनों शोल्डर्स में, दोनों साइड के चेस्ट में कहीं भी हो सकता है और पेट में भी नाभि से ऊपर तक हमारा हार्ट के डिस्कम्फर्ट हो सकते हैं. तो सिर्फ लेफ्ट आर्म के पेन को ही हार्ट से हमें नहीं जोड़ना है. हमें इस भाग में, बॉडी के भाग में कोई भी डिस्कम्फर्ट होता है वो हार्ट की वजह से हो सकता है. सिर्फ हमें ये देखना है कि उसका एक्सर्शन से क्या रिलेशन है, मेंटल एक्सर्शन या फिजिकल एक्सर्शन, और उसके साथ में एसोसिएटेड सिम्टम्स जैसे सेंस ऑफ सफोकेशन, सेंस ऑफ ब्रेथलेसनेस या पसीने आना या एकदम से फटीग होना, एकदम से अनइजीनेस होना, या जैसे किसी ने वजन रख दिया है किसी ने, या जैसे हमें उल्टी जाना है पर हमें उल्टी नहीं आ रही है, हमें मोशन जाना है लेकिन हमें मोशन नहीं आ रहा है. इस प्रकार के गैस्ट्रिक सिम्टम्स, unexplained kind of gastric symptoms along with pain anywhere in this part below lower jaw and above epigastrium, the umbilicus, could be the cardiac pain. Okay. Next time, my triglycerides are 244. What precautions should I take?
So white sugar basically should be avoided. You should try to eat not white sugar. ओके, नेक्स्ट है कि जो हमारे एज के हिसाब से, लाइक फॉर सीनियर सिटीजन दे से कि भाई थोड़ा बीपी हाई रह सकता है बिकॉज ही 66 इयर्स ओल्ड, तो वो उनकी नॉर्मल लिमिट्स क्या होती हैं फॉर सीनियर सिटीजन? ऐसा बहुत साल तक माना गया था कि सीनियर सिटीजन्स के लिए एज के डिकेड के साथ में 10 मिलीमीटर बीपी बढ़ जाना चाहिए, लेकिन ये लॉन्ग रन में प्रूव नहीं हुआ। और सीनियर सिटीजन्स को भी अगर 140 के ऊपर बीपी जाता है तो वो हमें कम करना है, लेकिन 140 से नीचे भी हमें नहीं रखना है, क्योंकि फिर उनको सिम्टम्स होने लगते हैं, थोड़ा सा गिडीनेस या फटीग होने लगती है। तो बीपी 140 के आसपास उनका बीपी हम रख सकते हैं। सो उन्होंने लिखा है कि उनका बीपी इज 150/100, टेकिंग टेल्मा सिटी 80/6.5। एक मैं ब्लड प्रेशर के बारे में और लोगों को बता दूं कि ब्लड प्रेशर के जो वेरिएशंस होते हैं, फ्लक्चुएशंस होते हैं, वो काफ़ी बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं, क्योंकि हर हार्ट बीट के साथ में आपका बीपी वेरी करेगा। और आपका बीपी हॉस्पिटल में आप नापते हैं तो अलग होता है, किसी की क्लिनिक में अलग से नापवाते हैं तो अलग मिलता है, आपको घर में नापते हैं तो अलग मिलता है, दिन में मॉर्निंग में अलग होता है, रात को अलग होता है। इसलिए एम्बुलेटरी बीपी मॉनिटरिंग का एक कॉन्सेप्ट है और एक होम मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर का कॉन्सेप्ट है जो बिल्कुल इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। तो एम्बुलेटरी बीपी मॉनिटरिंग का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप एक 24 घंटे की बीपी की मशीन होती है, आप उसे लगवाइए और 24 घंटे में किस एक्टिविटी के दौरान आपका बीपी बढ़ा वो आपको क्लियरली पता चलता है। अगर आपका रात को सोते टाइम भी बीपी बढ़ा हुआ है, मतलब बीपी की फ्लक्चुएशंस आपको रात में भी जो डिप होना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो डेफिनेटली आपको बीपी मेडिकेशंस अपनी बेहतर करनी पड़ेंगी और आपको बीपी कंट्रोल बेहतर करना पड़ेगा। अगर बहुत बारी हम जब ये टेस्ट कराते हैं और क्लियरली हम पूछते हैं कि आप 130 क्या कर रहे थे इस टाइम आपका बीपी 180 आया था, तो हमें बताते हैं कि वो आई वाज शाउटिंग एट माय सन। सो दैट इंडिकेट्स कि आप उस टाइम कोई स्ट्रेसफुल एक्टिविटी में हैं तो आपका बीपी उस टाइम बढ़ा, लेकिन जैसे आप उस स्ट्रेसफुल एक्टिविटी से बाहर आ गए तो आपका बीपी नॉर्मल रेंज में आ गया। तो ये एक्टिविटीज, किस एक्टिविटी के साथ आपका बीपी बढ़ता है, कितना बढ़ता है, ये थोड़ा सा आप अपने बारे में क्लियरली समझने की कोशिश करें, जिसके लिए आपको ऑफ कोर्स डॉक्टर की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो फिर आप अपनी बीपी मेडिकेशंस मॉड्यूलेट कर सकते हैं और आप अपनी पॉसिबली लाइफ स्टाइल और एक्टिविटीज भी मॉड्यूलेट कर सकते हैं उसके हिसाब से। इसी प्रकार से एक होम मॉनिटरिंग ऑफ बीपी का कॉन्सेप्ट है कि आप अपने घर में अपना बीपी रूटीन में टाइम से लें और उसको रिकॉर्ड करें। तो इसमें लोगों को ये समझना चाहिए कि घर में ब्लड प्रेशर लेना कैसे है। घर में ब्लड प्रेशर वैसे ही लेना है जैसे हॉस्पिटल में डॉक्टर आपका ब्लड प्रेशर लेता है। आप प्रॉपर्ली टेबल पे अपना हाथ रखें, आपका हाथ हार्ट के लेवल पे हो और बीपी कफ आपका एल्बो से ऊपर हो और प्रॉपर्ली टाइट हो, लूज भी नहीं हो और टाइट भी नहीं हो। चाय और कॉफी पीने के कम से कम आधा घंटे बाद आपने अपना बीपी लें। कहीं से आप भाग दौड़ के आए हो तो तुरंत अपना बीपी ना लें, कम से कम आप आधा घंटा रिलैक्स करें, क्योंकि उन एक्टिविटीज के दौरान आपका बीपी बढ़े होना स्वाभाविक है, वो आपके शरीर की डिमांड है जो बीपी बढ़ने से ही पूरी होती है। तो आप उसको बीपी बढ़ने को, हाइपरटेंशन को कंफ्यूज ना करें आपस में। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, क्योंकि हमारे सोसाइटी में स्पेक्ट्रम ऑफ पीपल है। एक लोग हैं जो अपने कॉमन सिम्टम्स को भी बीमारी से कंफ्यूज करते हैं और उस चीज को वो एक्सेप्ट करने की कोशिश नहीं करते कि कॉमन नॉर्मल बॉडी की फिजियोलॉजी क्या है। एक दूसरा स्पेक्ट्रम है जिसकी तीनों आर्टरीज बंद है, उसको बोले जा रहे हैं हम लोग की बाईपास कराओ, वो कहेगा नहीं मैं थोड़ा नीम के पत्ते खा के देख लेता हूँ, मुझे थोड़ा टाइम दे दो। तो ये स्पेक्ट्रम ऑफ जो सोसाइटी है हमारी, इसको भी अपने बारे में समझने की जरूरत है। थोड़ा सा सेल्फ असेसमेंट आपको करना चाहिए। आगे लिखा है कि इनको माय हार्ट पैल्पिटेट्स वेरी फास्ट समटाइम्स व्हेन ही इज इन स्ट्रेस्ड और समटाइम व्हेन ही इज रिलैक्स्ड, व्हाट कुड बी द रीजन। और नेक्स्ट इसका ले लेते हैं क्वेश्चन, और हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन गैस्ट्रिक पेन एंड द हार्ट रिलेटेड पेन इन चेस्ट। तो उनकी पैल्पिटेशन है जो बहुत बढ़ जाती है रिलैक्सेशन में भी और जब वो स्ट्रेस होते हैं। तो अगर रिलैक्सेशन में भी पैल्पिटेशंस बढ़ती हैं तो आप डेफिनेटली 24 घंटे का होल्टर मॉनिटरिंग करवाएं। उसमें कितनी हार्ट रेट आपकी मैक्सिमम गई है, कोई डिफरेंट टाइप की आपकी कोई गलत रिदम तो हार्ट में क्रिएट नहीं होती है, वो उससे डायग्नोसिस बनेगी। या अचानक से जब किसी को पैल्पिटेशंस होती है तो वो एक अगर पॉसिबल है तो एक ईसीजी करवाएं, उससे आपकी डायग्नोसिस बनती है। ये तरीके हैं हमारे पास में।
जिन लोगों को 24 घंटे में एक बार हार्ट रेट बढ़ती है, उनकी प्रॉब्लम डेफिनेटली 24 घंटे के होल्डर से पिकअप हो जाती है। जिनको उससे लेस फ्रिक्वेंटली होती है, उनको 7 डेज का ELR, एक 7 डेज की लगातार ECG रिकॉर्डिंग का भी एक होता है, पैच होता है, उसको लगा देते हैं हम लोग, उससे वो डायग्नोस हो जाती है। ये हमको क्लियरली एक बारी पहले हम उसको डायग्नोस करवाएं, फिर हम उसको आगे उसका मैनेजमेंट करें। ये जो बताया गया हमें कि इसमें चेस्ट पेन और जो गैस्ट्रिक पेन है उसका डिफरेंशिएशन हमने पूछा है। चेस्ट पेन और गैस्ट्रिक पेन का मेन डिफरेंशिएशन होता है एक्सर्शन, फिजिकल एक्सर्शन हो या मेंटल एक्सर्शन हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमको लगातार छाती में दर्द रहता है, तो हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन ये होता है कि सीढ़ी चढ़ते हैं कभी? हाँ जी चढ़ते हैं। कितना चढ़ लेते हैं? 4 चढ़ लेते हैं। उस टाइम क्या होता है? कुछ नहीं होता। सो क्लियरली इट इज नॉट कार्डियक पेन, क्लियरली इट इज ए गैस्ट्रिक पेन। एसिडिटी का पेन है जो आपके खाने की हैबिट से ठीक हो सकता है, और आप एंटासिड वगैरह ले लें, उससे भी ठीक हो सकता है। तो रिलेशन विद एक्सर्शन, रिलेशन विद स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस या फिजिकल स्ट्रेस, और इसके अलावा और सिम्टम्स जैसे एकदम घबराहट होना, पसीना जैसा फील होना, चेस्ट में सफोकेशन फील होना, थकान हो जाना, लाइट हेडेडनेस हो जाना, सांस फूल जाना, ये सब सिम्टम्स होते हैं जो हार्ट के पेन के साथ रिलेटेड होते हैं, जो गैस्ट्रिक पेन में नहीं होते हैं। तो ये जो एसोसिएट सिम्टम्स होते हैं, ये भी हम सब लोग ध्यान में रखें और इनको कोरिलेट करने की कोशिश करें। एक क्वेश्चन है कि मेरा बीपी काफी रहता है और मुझे थायराइड की भी प्रॉब्लम है। 18 साल से थायराइड भी अप रहता है, अप एंड डाउन रहता है। सो आप क्या पूछना चाहते हैं प्लीज आप वो पूछिएगा। गायत्री में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है देखने में, so I just take the another question. Importance of BMI on the effect Importance of of- heart or cholesterol, keeping healthy. Importance Definitely. of BMI. यस, तो BMI आपका अगर हाई है तो इट इंडिकेट्स योर ओबेसिटी, मोस्टली सेंट्रल ओबेसिटी इन आवर कंट्री, एंड इट्स अ पार्ट ऑफ योर मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जिसमें आपका अर्ली ऑनसेट ऑफ डायबिटीज, अर्ली ऑनसेट ऑफ हाइपरटेंशन, अर्ली ओबेसिटी, अर्ली ऑनसेट ऑफ योर बैड कोलेस्ट्रॉल, ये 4-5 चीजें होती हैं जिसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं। और ये ऑलमोस्ट बिगिनिंग होता है आपके इन सब चीजों में कि आप लैंड करें, आपको हाइपरटेंशन होने लगे, आपको डायबिटीज हो जाए, आपके कोलेस्ट्रॉल और खराब हो जाए, तो ये एक अर्ली स्टेज होती है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं और हमें कंट्रोल करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो काफ पेन्स होते हैं उसका अगर पेन हो रहा है हमारे तो उसमें इट्स अ इंडिकेशन ऑफ एनी हार्ट डिजीज। काफ पेन्स जो डीप वेन थ्रोम्बोसिस होती है, जो हमारे काफ मसल्स होते हैं, सोलियस स्पेशली, जिसके अंदर बहुत बड़े वेनस साइनसेस होते हैं, जिसके अंदर थ्रोम्बस बन जाते हैं, जिसको हम DVT कहते हैं, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। वहां से वो थ्रोम्बस टूट के राइट हार्ट में जाके, लंग्स में जाके पल्मोनरी एम्बोलिज्म करता है, जो अपने आप में अगर थोड़ा थोड़ा है तो एक सब एक्यूट या क्रॉनिक फेज में हार्ट को प्रेशर डालता है। वो अपने आप में एक बीमारी है जिसको हमें डायग्नोज करवाना चाहिए, आइडेंटिफाई करवाना चाहिए डॉक्टर से मिलके, और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। लेकिन हर काफ पेन DVT नहीं होता, और हर काफ पेन आपका इस प्रकार की कॉम्प्लिकेशन नहीं करता, फिर भी करता है। लेकिन अगर अचानक से काफ पेन होने लगी है, अचानक से काफ स्वेलिंग होने लगी है, और या फिर स्वेलिंग वगैरह कुछ या सांस वगैरह अगर कुछ होने लगा है, तो वो एक इंडिकेशन हो सकता है कि जिसको हम DVT प्लस पल्मोनरी एम्बोलिज्म वाला एक कैस्केड क्रिएट हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा क्लियर हो गया। मैम मेरा बीपी काफी रहता है और मुझे थायराइड की भी प्रॉब्लम है। 18 साल से थायराइड भी अप एंड डाउन होता रहता है। पहले मैं 75.5 की टैबलेट लेती थी, पर अब मैं दोबारा चेकअप कराया तो थायराइड बढ़ गया है। अब मैं 100 की टैबलेट लेती हूँ, तो क्या करना ठीक रहेगा कि थायराइड भी ना बढ़े और बीपी भी नॉर्मल रहे? थायराइड को तो नॉर्मल बगैर दवाई के रखने के लिए कोई एलोपैथिक में तो तरीका नहीं है।
इसका तो मैनेजमेंट का तरीका यही होता है कि रेगुलरली आप थायराइड चेक करें और थायराइड की जो रिप्लेसमेंट है, थायरोक्सिन है या जो भी आप ले रहे हैं, उसकी डोज टाइम टू टाइम आप रेगुलेट करें। उसके लिए आप इसमें कोई दूसरी चीज में अप्लाई करने की कोशिश ना करें, वो इंडिकेटेड नहीं है, क्योंकि थायराइड का लेवल ऊपर नीचे लोगों का होता रहता है, ऑलमोस्ट लाइफ लॉन्ग बीमारी होती है। जो हाइपरटेंशन है हमारा, डेफिनेटली उसको हाइपरटेंशन की दवाइयों से आप मैनेज कर सकते हैं, बीपी की दवाइयाँ। और जैसा कि मैंने बताया कि हमारे कंट्री में स्पेशली सीजनल वेरिएशन बीपी के साथ बहुत जुड़े होते हैं, सभी लोगों को होती है। तो आप इस बात को मान के चलें कि जैसे सीजन चेंज होगा, आपका खान पीन चेंज होगा, आपकी दिनचर्या चेंज होगी, तो आपका बीपी की दवाइयाँ भी उन पर्टिकुलर महीनों के लिए चेंज हो जाएंगी और आप चेंज कराएं और आप उसे कंट्रोल में रखें। Next question is, my daughter 12 years old complains sometimes with chest pain, fast heart rate. Do I need to be worried? She has no medical history. 12 साल की बच्ची को बच्चों में हार्ट रेट बढ़ जाता है उनका। अगर पैल्पिटेशंस है, हार्ट रेट है, तो डेफिनेटली उसका ईसीजी होना चाहिए, स्पेशली जब उसकी हार्ट रेट ज्यादा है उस टाइम, क्योंकि सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, पैरोक्सिस्मल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया एक नॉन रिदम डिसऑर्डर है जो यंग गर्ल्स में, यंग बच्चों में ज्यादा पाया जाता है और उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए, उसको डायग्नोसिस होनी चाहिए डेफिनेटली। तो अगर हार्ट रेट बढ़ती है तो एक आध बार जरूर उसकी हार्ट रेट बढ़ते हुए दौरान आप उसका ईसीजी कराएं। एक लिखा है कि उनके फादर का सांस चढ़ना शुरू हो जाता है और प्लीज गाइड अबाउट लो कार्ब इंडियन फूड वी कैन ईट। लो कार्ब इंडियन फूड बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे आपका गेहूं है उसमें ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स है, चावल है, आप इसे अवॉइड करें और उसको थोड़ा सा प्रोटीन से सप्लीमेंट करें, जैसे आटे में चने का आटा डालना उस प्रकार से। और बाकी जो आपके और अनाज होते हैं, आपका ज्वार, बाजरा, रागी, उसको आप शामिल करें। जो आजकल मिक्स आटे का ट्रेंड चला हुआ है वो साइंटिफिकली ठीक है कॉन्सेप्ट, और उसको ये है कि आप अपनी देखरेख में बनवाएं या बनाएं और उसको कंज्यूम करें, उसको फ्रेश कंज्यूम करने की कोशिश करें। और डिफरेंट टाइप के आटे लेके आप उसे मिला सकते हैं, वो आप कर सकते हैं। मैदा बिल्कुल ना खाएं और चावल जितना भी आप संभव है आपके लिए आप उससे अवॉइड करें, या फिर चावल खाना है तो उसमें दाल 2/3 डाल लें और चावल सिर्फ 1/3 डालें, वो कॉम्बिनेशन आप ट्राई करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैम मेरी सांस फूल जाती है, कभी कभी चेस्ट में पेन होता है कि अचानक से हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? हार्ट की साइड होता है ऐसा? तो इसको आप पहले तो एक बार असेसमेंट करा लें कि हार्ट का पेन है या नहीं है। अगर हार्ट का पेन है तो फिर उसके हिसाब से मैनेजमेंट होगा, और अगर हार्ट के इन्वेस्टिगेशन आपके ठीक आते हैं तो फिर आपकी हो सकता है डीकंडीशनिंग हो, आपके और थायराइड के इश्यू हो, या आप बिल्कुल एक्सरसाइज करने की आपको आदत ना हो, तो आपकी लंग कैपेसिटी पुअर हो, या फिर आपको लंग का कोई इशू हो, और मल्टीपल चीजें हो सकती हैं। तो एक बार एटलीस्ट आपको उसका एनालिसिस कंप्लीटली करा लेना चाहिए। Okay, any other questions? So otherwise we conclude the session. क्योंकि हाँ, आई थिंक आपने जो क्वेश्चन आंसर आपसे पूछे गए हैं सबने काफी कुछ इसमें कवर कर लिया है। तो अगर किसी फिर भी कोई क्वेश्चन है तो दे कैन आस्क। सो मेन डॉक्टर साहब हमें निकल कर ये चीज सामने आई है। आपने एक क्वेश्चन पूछा था लेडीज की हेल्थ के लिए, तो लेडीज के लिए मेरा यही मैसेज रहेगा कि रिस्क फैक्टर्स की वजह से लेडीज भी ऑलमोस्ट इतनी प्रोन हो चुकी है आज की डेट में जितने जेंट्स हैं हार्ट की बीमारियों के लिए। इसके अलावा उनके अपने और हेल्थ इश्यूज होते हैं जिससे उनको डील करना होता है। और तीसरा हमारा एक सोशल जो हमारा ये है कि बच्चों को, लड़कियों को, लेडीज को एक्सरसाइज करना, अच्छा खाना खाना उन्हें कोई नहीं कहता है, तो उन्हें अपने लिए करना पड़ेगा। और जो उनकी हमेशा प्रायोरिटी होती है कि सबसे पहले अपने बच्चों को या हस्बैंड को देखना है, वो करें, लेकिन अपनी हेल्थ को भी ध्यान में रखें, क्योंकि लेडीज के इनबिल्ट हेल्थ इश्यूज अदरवाइज जेंट से ज्यादा होते हैं। दे आर मोर प्रोन फॉर ऑस्टियोपोरोसिस, मोर प्रोन फॉर organ prolapse in the old age because of labor pain and everything. तो लेडीज को एक्सरसाइज से जेंट से भी ज्यादा फायदा होता है, ये लेडीज को पता होना चाहिए। शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक सब ऑलमोस्ट इक्वली कॉमन है लेडीज में,
तो उनको उतना ही ध्यान रखना है जितना जेंट्स को। लेडीज के सिम्टम्स जेंट्स की तुलना में और भी अनकॉमन होते हैं, तो उनको मिस करना और भी ज्यादा कॉमन होता है, इसलिए दे हैव टू बी अलर्ट एंड दे हैव टू बी मोर अटेंटिव टुवर्ड्स देयर हेल्थ, लेडीज के लिए। और से क्वेश्चन और आया है, आई थिंक इसके आंसर से हम सारे दोबारा से एक बार और पूरा रिवाइज हो जाएगा सारा। इन केस ऑफ कार्डियक अरेस्ट, cardiac attack, what kind of first aid can be given by family members, do's and don'ts for attendant? कार्डियक अरेस्ट, अगर हार्ट अरेस्ट हो गया है, पेशेंट अनरेस्पॉन्सिव हो गया है, ब्रीदिंग नहीं है, तुरंत इमरजेंसी एम्बुलेंस को कॉल करना है आपको एक हाथ से, और तुरंत उसका सीपीआर करना शुरू करना है। ब्रीदिंग असेस करें, उसको थोड़ा नेक ऊपर करें और थोड़ा उसका सीपीआर शुरू करें, उसकी हार्ट की एक्टिविटी को अपनी तरफ से रिज्यूम करने की कोशिश करें। 4-5 मिनट का टाइम आप ले लें, 4-5 मिनट में आपकी एम्बुलेंस आपके दरवाजे पर पहुंच जानी चाहिए। यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव एंड अलर्ट। एक बार अगर आपके घर में आपके सामने कोई आदमी अनरेस्पॉन्सिव हो गया है, आपको लग रहा है कि उसको सांस नहीं आ रही है, उसका हार्ट नहीं काम कर रहा है, तो अब कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है आपको तुरंत इमरजेंसी एम्बुलेंस को इन्फॉर्म करके आपको सीपीआर करना शुरू करना है। दैट्स इट, नथिंग एल्स। दूसरा कोई इसमें ऑप्शन आपके पास नहीं है। हाँ, तो ये भी ध्यान रखिएगा, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि जब सीपीआर करते हैं, अगर कोई और पर्सन साथ में है आपके घर में, उसकी चिन जरूर लिफ्ट करनी है, उधर से सीपीआर देना है। सो वो एयरवेज क्लियर होते हैं तो जल्दी आई थिंक सांस आने के चांसेस होते हैं, और ये इमीडिएटली करना है जैसे डॉक्टर साहब ने बताया। सो ये बहुत ध्यान अगर हम रखते हैं इस चीज का, तो देखिए हम आई थिंक काफी सारी लाइफ है वो हम सेव कर सकते हैं। सो आई जस्ट चेक इफ एनी अदर क्वेश्चन। जय गुरु जी, मुझे एक सवाल करना है डॉक्टर साहब, क्या मैं कर सकती हूँ? करवट तो धीरे से कर सकते हैं आप, वो वाली पैर को मोड़ सकते हैं, ठीक है? डॉक्टर साहब कैन वी टेक? थोड़े कितना बजे तक हुआ था आपको? हेलो हेलो, यस आंटी। जय गुरु जी आंटी, मुझे ना जय गुरु जी। डॉक्टर से एक चीज पूछनी है। जैसे मेरी बेटी है चाहत, तो उसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ था, उसके बाद ना उसकी ग्रोथ नहीं हुई है, वो 11 इयर्स की है। तो मतलब अभी मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उसको कहाँ दिखाऊं। मैंने आरएमएल हॉस्पिटल में उसको दिखाया है, तो उन्होंने मतलब कुछ टेस्ट लिखे थे, वो टेस्ट भी सही आए थे। फिर मैंने उसका एक कैल्शियम का टेस्ट कराया था, डॉक्टर ने स्पेशल बोला था कि कैल्शियम का, तो उसका 6.7 आया हुआ है। तो मतलब उसकी कोई ग्रोथ ही नहीं हो रही है। तो मैं बस डॉक्टर से जानना चाहती हूँ मैं क्या करूँ। आपकी बेटी 11 इयर्स की है ना? जी। हाँ, तो उसे आप प्रॉपर एक पीडियाट्रिशियन को दिखाइए, जो बच्चे के स्पेशल डॉक्टर हैं उन्हीं को दिखाइए, ताकि वो उसको बच्चों की बीमारियों के पॉइंट ऑफ व्यू से असेस करें और बोन मैरो का फंक्शनिंग असेस करें। तो आप अगर उनको लगेगा तो फिर वो बोन मैरो स्पेशलिस्ट को डिस्कस करेंगे, लेकिन आप पहले एक प्रॉपर पीडियाट्रिशियन को दिखाइए अच्छे से, जो डॉक्टर आपकी बात को अच्छे से समझ सके, आपको टाइम दे सके, आपके बच्चे को प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट कर सके और ट्रीटमेंट दे सके। डॉक्टर मैंने ना सबसे पहले एम्स से ही ट्रीटमेंट चला है, एम्स से ही बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ है। बोन मैरो मतलब जो है सक्सेस हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको अपना एचपी भी बनने लगा है, सब कुछ ठीक है। लेकिन उसका 4 साल से सिर्फ ग्रोथ ना 14 से 16 किलो, मतलब हमेशा पहले 14-15 के बीच में रहती थी, अभी 16 और 17 के बीच में है। तो मैंने बच्चों के डॉक्टर को ही दिखाया था आरएमएल हॉस्पिटल में, लेकिन वहां भी मुझे कुछ ना बहुत सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। फिर मैंने गुरुद्वारे में भी दिखाया है, वहां डॉक्टर ने सिर्फ एक कैल्शियम के इंजेक्शंस बताया है, एक इंजेक्शन और कुछ पाउच। लेकिन मुझे ना मतलब क्योंकि जैसे ग्रोथ होती है ना लड़कियों की, ऐसे उसकी कहीं मतलब कोई ग्रोथ होती नजर नहीं आ रही। तो बस मैं ये जानना चाहती थी कि मैं किस डॉक्टर से, मतलब कोई इंजेक्शन लगेंगे ग्रोथ के लिए या क्या करना चाहिए। तो इसके लिए आप पीडियाट्रिशियन को ही प्रॉपर्ली दिखाइए, जो उसको बिल्कुल कैल्शियम को छोड़ के बाकी सब चीजों में भी देख सके। एक पीडियाट्रिक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट भी होते हैं, पीडियाट्रिक स्पेशलिस्ट हर डिपार्टमेंट के आजकल अलग होते हैं, तो उनको आप अलग अलग से बच्चे के साथ मिलिए। इसको आप जनरल डॉक्टर साहब नमस्ते। जय गुरु जी। डॉक्टर साहब जय गुरु जी। जय गुरु जी। मेरा नाम है काकू अरोड़ा, डिस्ट्रिक्ट करनाल से।
हाँ जी, बोलिए हेलो। अंकल, बोलिए बोलिए। हाँ जी मैं काकू बोल रहा हूँ करनाल से, हरियाणा से। हाँ जी, प्लीज क्वेश्चन पूछिए अपना। तो माई प्रॉब्लम ये होती है, जैसे कि कोई नहा के आते हैं, कुछ खाना कुछ ऐसा खाते हैं तो उनको प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे कोई ब्रेड खा लिया, पकोड़े खा लिए, तो उनको सांस की प्रॉब्लम चलती है, वो सांस होने लग जाता है, हाँकने लग जाते हैं। ऐसा एक्चुअली क्यों प्रॉब्लम हो रही है ज्यादा? उनकी बेसिक हार्ट की पंपिंग कितनी है? मैम हार्ट की पंपिंग हमने अभी टेस्टेड नहीं करवाई कुछ भी डॉक्टरों से वहां जाके हाँ, करनाल में। हाँ तो तो टेस्ट कराइए उनका। एक्चुअली ना पहले उनको कोई दिक्कत नहीं है, वैसे साइकिल चला के आते हैं ना, तो पैदल चलते हैं, सैर करते हैं, उनको सांस चढ़ने लग जाता है बहुत तेज तेज। तो वो ना हाँ, इसीलिए जैसे मैंने ना, कहा आपको पहले उनकी हार्ट की पंपिंग चेक कराइए, उनकी इको कराइए पहले। हाँ जी, तो उनकी हार्ट की पंपिंग चेक करवाए। तो उनको खाना क्या देना पड़ेगा हल्के में? पहले आप उनकी हार्ट की इको कराइए, उनकी हार्ट की फंक्शनिंग जी असेस कराइए कि वो जी सांस उनकी हार्ट की वजह से है या फेफड़ों की वजह से है, या जी फिर जी जी तीसरा ये आता है कि किसी फूड एलर्जी की वजह से है। लेकिन जिस फूड को जी हमेशा जी जी खा रहे हैं उससे अचानक से तो जी जी दिक्कत कम होगी। तो पहले आप ये फेफड़े और लंग्स की हेल्थ आप उनकी असेस कराइए। जी जी जी। ओके, थैंक यू मैम। ओके, आई थिंक अगर किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज चैट बॉक्स में डाल दीजिए। और आई थिंक आज के सेशन से हमें ये समझ में आया कि अपना हेल्दी लाइफस्टाइल रखना कितना जरूरी है, एक्सरसाइज कितनी जरूरी है कि हम बीमारी को होने ही ना दें। सो अगर हम लाइफस्टाइल देखिए, हम ये कहते हैं कि हमने अच्छा खाया था, अच्छा पिया था, तो वो ये नहीं कि एक बार खा लिया तो दोबारा नहीं खाना। सो वो अपने लाइफ लॉन्ग ये चीज हेल्दी लाइफस्टाइल जो हमेशा रखनी है, एक्सरसाइज हमेशा रखनी है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जो हमें जैसे सॉर्बिटेट के लिए बताया, सीपीआर के जो पॉइंट्स बताया, आई थिंक वो प्लीज आप ध्यान में रखिए। और हमारे सेशंस हम लोग आगे भी इस चीज को देते रहेंगे कि कैसी चीजें करते हैं, तो भी इसको जरूर ज्वाइन करिएगा। और थैंक यू सो मच डॉक्टर कविता। थैंक और यू। हम आपको फिर बुलाएंगे। आई थिंक बहुत सारे अभी लोगों के क्वेश्चंस होंगे, सब कुछ होगा, बट टाइम काफी हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जय सो गुरु जी, जय जय गुरु जी, थैंक यू सो मच। सो देखिए, आज हम लोगों ने जाना कि कितना कुछ हम लोगों को नया सीखने को मिला, कितना इम्पोर्टेंट है कि जय गुरु मुझे। जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल। मैं काकू अरोड़ा, मैंने ना फार्मेसी इंस्टीट्यूट में जॉब की है, फील्ड वर्क में। तो एक्चुअली मैंने मुझे अच्छा लगा, भी मुझे नोटिस आया था, तो मैं अभी ये मीटिंग ज्वाइन करूं। डॉक्टरों से एक आपस में इंट्रोडक्शन हो जाता है, थोड़ा इसमें पता लग जाता है मैं भी हमारे बॉडी में प्रॉब्लम क्या हो रही है, या हमारे फादर को फैमिली में किसी को प्रॉब्लम ना हो तो हम पूछ सकते हैं। हाँ जी, कोई नहीं अंकल, डॉक्टर साहब ने देखिए पूरा बताया। और आई थिंक जितने सारे क्वेश्चंस आए हैं, तो आई थिंक काफी लोगों की क्वेरीज क्लियर भी हुई होंगी। और फिर भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, जी कुछ हो, तो आप प्लीज चैट बॉक्स में डाल दें। और हम लोग डेफिनेटली, ये भी तो बाद में इसको ये जी जैसे जी फेसबुक पे भी लाइव जा रहा है, वहां पर भी क्वेश्चन जी आप जी पूरा पोस्ट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली हम लोग पूरा जितनी भी क्वेरीज आएंगी, हम पूरा उनको कोशिश करेंगे कि उनका आंसर करें। क्योंकि जय देखिए गुरु जी। हमारा आंटी जी पता मकसद ही क्या? यही है हाँ कि जी हम लोगों की जो, आंटी जी क्योंकि इस पता। टाइम देखिए डॉक्टर से एक तो मिल नहीं रहे हैं, और जिसकी हाँ जी जो हाँ भी जी। क्वेरीज है हम लोग उसको फुलफिल कर सकें। आंटी तो जी पता क्या, और हम, हमें अगर कोई आपसे कोई बात करनी हो, जैसे व्हाट्सएप पे हम कुछ पूछना हो, तो कैसे पूछेंगे आपसे? भी मीटिंग के दौरान तो मीटिंग होएगी 8 से 9:30 तक। तो नहीं नहीं, हमें मैंने वही बताया अगर ना, आपसे फेसबुक, ये कोई बात फेसबुक पे भी लाइव गया है, तो पूछनी वहां पर हो, आप जैसे क्वेश्चन अपना डाल हेल्थ सकते के हैं। लिए कोई प्रॉब्लम होती हो, हाँ जी, हाँ जी, फेसबुक पे भी आप इसको डाल सकते हैं अपने क्वेश्चंस को। जहाँ पे वो जो भी तो क्वेश्चंस आएंगे हम जैसे लोग मम्मी को कर देंगे। प्रॉब्लम होगी, डैडी को प्रॉब्लम होगी। और जैसे भी होगा तो हम जी डॉक्टर से जी। आपकी बात भी करा देंगे, जस्ट इन केस अगर किसी आंटी को जी ज्यादा पता दिक्कत क्या है, होती है। फेसबुक, आंटी जी फेसबुक पे तो मैं एक्चुअली कम यूज करता हूँ, व्हाट्सएप पे ज्यादा करता हूँ। तो हाँ तो ठीक है, आपको जी अभी जी हम लोग कोशिश करेंगे कि ठीक है। आप नंबर आपको भेज दें ग्रुप के अंदर। सो दैट वी विल सेंड एक्चुअली। सो आप जी जी सुरेश अंकल से हमारा जी नंबर जी ले जी। सकते हैं, जस्ट इन तो केस अगर एक्चुअली कोई मैं, किसी को क्वेरी है तो। तो आंटी जी मैं नंबर कैसे इसी में सेंड कर दूं अपना कॉन्टेक्ट नंबर?
ठीक है, आप इसमें कर दीजिए, मैं नंबर आपका, आप अपना ओके नंबर भेजिए इसमें। ये मेरा नंबर आ गया है, ये व्हाट्सएप और ये कॉलिंग नंबर यही है मेरा। ओके ठीक है अंकल, मैंने इसको सेव कर लिया है। सो तो आई थिंक हमारा जो ये सेशन है, आई थिंक काफी लोगों ने कहा कि काफी इंफॉर्मेटिव रहा। और देखिए ये जो, लेकिन मैं बहुत खुश होंगी इस बात से कि आज का जो ये मैसेज था डॉक्टर कविता का, और जो मैं भी दे रही हूँ, कि अपनी हेल्थ पे ध्यान रखिए। और देखिए अगर हम, जैसे हम टाइम निकालते हैं ना, हम किसी चीज के लिए टाइम निकालते हैं, देखिए जब कोई इंसान बीमार पड़ता है तो उसके लिए भी टाइम निकालता है ना। तो अगर यही चीज अगर अपने हेल्थी हैबिट के लिए अगर आप टाइम निकाल लें, तो शायद वो टाइम नहीं आएगा कि अननेसेसरी आपको बीमार होना पड़े। क्योंकि अचानक से किसी की तबीयत खराब हो जाती है, और अचानक से कुछ हो जाता है, और अचानक से कई बार कितना बड़ा लॉस हो जाता है। सो उस लॉस से बचने का तरीका यही है कि हम अपनी हैबिट जो है हेल्थी रखें, और शुरू से रखें। जैसे डॉक्टर कविता ने बताया कि हमें 15-16 साल की उम्र से ही जो हार्ट की तकलीफें होती हैं, फैट जमना शुरू हो जाता है, ये सब चीजें हो जाती हैं। तो हम शुरू से ही अगर हम ध्यान रखेंगे तो आई थिंक हम लोग काफी हद तक अपने आप को ठीक रख सकते हैं। और देखिए ऐसा तो नहीं, हमने ऐसे कितने केसेस देखे हैं जो काफी उम्र के लोग हो जाते हैं और बिल्कुल फिट एंड फाइन होते हैं। तो ये कहना गलत है ना कि उम्र हो गई है, हमारा बुढ़ापा आ रहा है, या इतनी एज हो गई है हमारी, ये कहना बिल्कुल गलत है। तो जब इतने एज के 90 लोग तक को मैंने देखा है कि वो बिल्कुल हेल्दी रहते हैं, वो कैसे रहते हैं? कोई ना कुछ चीज ऐसी तो होती होगी जो हमारी बॉडी में, क्योंकि बॉडी तो सबकी, सिस्टम तो वही होता है, भगवान ने तो सबको एक जैसा सब कुछ शरीर दिया है, वो खराब हम लोग करते हैं एक्चुअली। सो नाउ आई विल कंक्लूड द सेशन विद द सेइंग प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो मैं एक बार नोट कर लेती हूँ, किसी का ईमेल आया है। ओके, आई जस्ट द स्क्रीनशॉट। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड थैंक यू सुरेश वासन अंकल, थैंक यू इस पेज का एंड ग्रुप का, शुक्राना गुरुजी महाराज दा मल्टीलिंगुअल फेसबुक ग्रुप एंड पेज। और हम लोग जरूर किसी नए सेशन के साथ मिलेंगे, एंड वी विल ट्राई कि सीपीआर कैसे किया जाता है, क्योंकि सीपीआर करना जब उस टाइम जैसे बताया, क्योंकि बताया मैंने, जैसे मैंने कहा कि 6 मिनट का टाइम होता है, अगर उस वक्त हम पेशेंट को रिवाइव कर दें विद सीपीआर, तो हम लोग कितनी जाने बचा सकते हैं। और मुझे एक बार इस बात से एक बार याद भी आ रही है कि ऑल्दो डॉक्टर के अग्रवाल ये बात कहा करते थे कि अगर किसी के घर में ऐसा कुछ हो जाए, तो बजाय अपनी छाती पीटने के बजाय अगर अपने पेशेंट की आप छाती पीटोगे, तो हो सकता है आप अपने पेशेंट को बचा सको। सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर। इसी के साथ ही शुक्राना गुरुजी, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। जय गुरुजी। ओवर टू जय यू गुरु जी, जय सुरेश गुरु जी अंकल। नीलम आंटी, जय गुरु जी नीलम आंटी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने अच्छे इंफॉर्मेटिव सेशन के लिए। और डॉक्टर कविता का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे पूरी प्रार्थना है कि हर महीने एक ना एक सेशन आप देते रहें अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर, और इससे गुरु परिवार और जो हमारे संगत अंकल आंटीज हैं उनको बहुत हेल्प मिलेगी। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अंकल, थैंक यू। जय गुरु जी, अंकल जी, जय गुरु जी, अंकल जी। मैं कागज दी बेड़ी रब्बा, तू मैनू पार लंघाया।
सो पाया। शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया, शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया। जिंदगी रही है, जिंदगी रही है, गुजर दातिया। शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया, शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया। आम रहाया खास होवाए कदे ना चावां मैं, मुल मेहनत दा पै जावे एह करां दुआवां मैं। आम रहाया खास होवाए कदे ना चावां मैं, मुल मेहनत दा पै जावे एह करां दुआवां मैं। बस इन्ना बख्श दे हुनर दातिया। शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया, शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया। कई पैरां तो नंगे फिरदे सिर ते लपण छावां, मैनू दाता सब कुछ दिता क्यों ना शुक्र मनावां। कई पैरां तो नंगे फिरदे सिर ते लपण छावां, मैनू दाता सब कुछ दिता क्यों ना शुक्र मनावां। सौखा कीता साहां दा सफर दातिया। शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया, शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया। ਇਹ ਸ਼ੌਹਰਤ ਦੀ ਪੌੜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਡਿੱਗ ਹੀ ਪੈਣੀ ਏ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੌੜ ਤਾਂ ਗਿੱਲਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਏ। ਇਹ ਸ਼ੌਹਰਤ ਦੀ ਪੌੜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਡਿੱਗ ਹੀ ਪੈਣੀ ਏ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੌੜ ਤਾਂ ਗਿੱਲਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਏ। ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਪਾ ਦੇ ਤੂੰ ਸਬਰ ਦਾਤਿਆ। ਸ਼ੁਕਰ ਦਾਤਿਆ ਤੇਰਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਦਾਤਿਆ, ਸ਼ੁਕਰ ਦਾਤਿਆ ਤੇਰਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਦਾਤਿਆ, ਸ਼ੁਕਰ ਦਾਤਿਆ ਤੇਰਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਦਾਤਿਆ, ਸ਼ੁਕਰ ਦਾਤਿਆ ਤੇਰਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਦਾਤਿਆ। जय गुरु जी। अब हम मंत्र जाप करेंगे। I will talk about new haircut that I शिव जी सदा सदा सहाय।
शिव जी सदा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आज्ञा गुरु जी, सर्वदा प्रणाम गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, आज्ञा गुरु जय जी। गुरु जी, जय शुक्राना गुरु गुरु जी, जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सर्बत का भला करो गुरु जी। आज्ञा दे दो गुरु जी। लव यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी,